हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं कराने वाला हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक ही वीडियो के अंदर सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का वन शॉट आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स डिस्कस होने वाले हैं। सबसे पहले तो इंट्यूशन बिल्ड करूँगा कि क्यों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम करते हैं, क्या होता है। एक बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाऊंगा, शायद ऐसा आपने कहीं से भी ना पढ़ रखा हो। थोड़ा पढ़ाने का तरीका मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए अलग है। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है ये पढ़ाने के लिए, तो आपको आज मज़ा आने वाला है। और दूसरा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे डिस्कशन ऑफ कोर्स करने वाले हैं। ऑक्सिलरी स्पेस की डिस्कशन करेंगे, कुछ नोटेशंस की डिस्कशन करेंगे, बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा और थीटा, ये सब। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। एंड यहाँ पे आपको बेसिकली मेरा अप्रोच रहेगा, कैसे आप अच्छे से किसी भी इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि हमेशा पूछेंगे, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप अपने इंटरव्यू में बैठे हो, ऑफ कोर्स इसके बारे में आपको पता तो होना ही चाहिए, ताकि आप कभी भी अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो तो आप एफिशिएंट सॉल्यूशन निकालो। लेकिन आप कभी भी इंटरव्यू में बैठते हो, वो आपसे कोई भी एक्स वाई जेड सवाल पूछता है, वो ज़रूर पूछेगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, ठीक है, एनालिसिस करके दिखाओ। तो ये जो चीज़ें हैं टाइम एंड स्पेस, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। थोड़ा थोड़ा तो नाम से ही क्लियर है, टाइम ज़्यादा ले रहा है या स्पेस ज़्यादा ले रहा है, बट इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के यार आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम जैसे कि आप जानते हो, आई एम राघव, एंड मैं आपका मेंटर होने वाला हूँ इस काइंड ऑफ एक डीएसए सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो जितनी भी डीएसए की आपको वीडियोस मिलेगी, तो पिछली वीडियोस में हमने एरेस के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले यार मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, कोई भी अगर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मुझसे अभी पढ़ रहा है, तो वो मुझसे एटलीस्ट या किसी से भी सी प्लस प्लस के बेसिक्स पढ़ के आओ और एरेस पढ़ के आओ, फिर आप ये आराम से समझ सकते हो, ठीक है। इवन एरेज नहीं भी पढ़ रखे हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो समझ आ ही जाएगी। बट एनीवेज, हमारा पहला एग्जाम्पल, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी 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 ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मुझे दे रखा है, गिवन एन एरे ऑफ साइज n+1। तो एरे का साइज दे रखा है n+1, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n। अच्छा, ठीक है। तो मेरे को 1 से लेकर n तक यहाँ पे क्या दे रखे हैं, इंटीजर्स। इसमें लिखा है कि वन वन n+1 साइज में दे रखे हैं। वन ऑफ द एलिमेंट्स इज डुप्लीकेट इन द एरे। वन ऑफ द एलिमेंट्स इज डुप्लीकेट इन द एरे। फाइंड दैट डुप्लीकेट एलिमेंट। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूँ, तो मान लो कि आपको एक एरे दे रखा है, एंड फॉर एग्जाम्पल एरे का साइज n+1 का मतलब है कि मान लो n=5 है, तो एरे का साइज मुझे 6 दे रखा है यहाँ पे। अब एरे का साइज 6 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखा है कि 1 से लेकर 5 तक के इंटीजर्स हैं, सारे अलग अलग है, लेकिन एक ऐसा इंटीजर है जो 2 बार आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर 1 से लेकर 5 तक मैं नंबर्स को घुसेड़ने की कोशिश करता हूँ, पुट करने की कोशिश करता हूँ 6 साइज के एरे में, तो एक नंबर 2 बार आएगा, ठीक है। बाकी सब एक एक बार मिनिमम है। मान लो एरे है 5, ठीक है, 1, फिर 4, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, राइट। सो दिस इज योर काइंड ऑफ, यू कैन से दिस इज योर एरे, और मे बी 4, 2 एंड 3, राइट। दो मैंने डबल ले लिए, ऐसा नहीं काम चलेगा, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, एक एलिमेंट यार मेरा यहाँ पे 2 बार आ रहा है, बाकी सारे एलिमेंट्स मेरे एक एक बार आ रहे हैं। तो बेसिकली मेरा आंसर क्या हुआ, डुप्लीकेट एलिमेंट मेरा 4 हुआ, तो ये मुझे पहचानना है। अब इसके ना यार बहुत सारे तरीके हैं कि कैसे मैं इस डुप्लीकेट एलिमेंट को, निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ने आया था मैं यहाँ पे, एरेस के क्वेश्चन हो रहे हैं। बेटा रुक जाओ, इस एक क्वेश्चन से आपको पूरा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे इसके बाद कभी नहीं भूलोगे। बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। 3 मेथड समझाऊंगा ताकि आपको इंट्यूशन बिल्ड हो। पहला मेथड, अगर मेरे को कभी भी ये जानना है कि मेरा नंबर डुप्लीकेट है या नहीं है, मान लेते 3 है, ये 3 मेरा डुप्लीकेट एलिमेंट है, तो एक तरीका पता है क्या होता है, मैं लूप्स के अंदर लूप लगा के, यानी कि नेस्टेड लूप, राइट। सो मेरा मेथड नंबर 1 टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी नेस्टेड लूप्स। अब नेस्टेड लूप से हम क्या कर सकते हैं, एरे के अंदर ट्रवर्स करो। सबसे पहले मैं इधर हूँ, 5 में हूँ, तो एक काम करो, अपने से आगे के एरे को चेक करके आओ कि क्या 5 वापस आ रहा है, क्या 5 वापस आ रहा है। मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस काउंट करने वाला हूँ। ऑपरेशन क्या होता है, टेंशन मतलब, समझ आएगा 2 मिनट बाद। मैं कहता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पे हूँ, मैंने चेक किया 1 2 3 4 5, एरे खत्म हो गया, मेरे को नहीं मिला, वापस से 5, इसका मतलब 5 वो डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है। बढ़िया।
तो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ आपके सामने कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लग रहे हैं मेरे। समझना, एल्गोरिदम समझ रहे हो ना बेटा? बहुत ही ऑब्वियस सी बात नहीं है। अगर नहीं समझ रहे तो इसका मतलब थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई करके आओ, ठीक है? तो बुरा मत मानो बस। तो अभी तक मेरे 5 ऑपरेशंस लगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है? या मैं लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, TNE, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस अभी तक हुए 5 प्लस, क्योंकि मैंने 1 2 3 4 5 ये चेक किए। फिर मैं आगे बढ़ा 1। अब 1 के आगे वाले एलिमेंट्स में चेक करो क्या वापस 1 तो नहीं आ रहा। पीछे जरूरत नहीं है, पीछे मैं चेक कर चुका हूँ ऑलरेडी, 5 को 1 से कंपेयर कर लिया था ऑब्वियसली। तो 1 को कंपेयर करो अपने आगे वाले एलिमेंट से। मैं देखता हूँ 1 2 3 4 कंपेरिजन लगे, 1 नहीं मिला मेरे को, ठीक है? तो इसका मतलब 4 और कंपेरिजन लग गए। फिर मैंने देखा यहाँ पे 4, तो 1 2 3 3 और कंपेरिजन हुए, लेकिन मेरे को मिला नहीं कुछ भी। फिर मैं इधर आया 3 पे, तो 1 2, चलो मिल गया, पकड़ा गया। जैसे ही मैं 3 पे आया मेरे को एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो 3 है, इसका मतलब ये डुप्लीकेट है। तो मैंने 2 और ऑपरेशंस किए यहाँ पे, बस इसके बाद और करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरे हैं 7 + 7 14 बैठ रहे आ रहा हूँ। अभी आपको बड़ा एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आने वाला है ये चीज़, राइट? बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं लूप के अंदर लूप लगा रहा हूँ। एंड मेरा जो कोड है, मेरा कोड मैं यहीं लिखूंगा, ऑफ कोर्स आगे नहीं लिखूंगा। मेरा कोड भी काफ़ी सिंपल सा ही है। अगर मैं मेथड नंबर 1 की बात करूँ, जो नेस्टेड लूप्स का कोड है, टू फाइंड अ डुप्लीकेट एलिमेंट, तो वो यूजुअली मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऐसा चलेगा मेरा। मैं बोलूँगा फॉर इंट i = 0, सारे एलिमेंट्स को अपने आगे के एलिमेंट से कंपेयर करो। सारे एलिमेंट्स को आगे के एलिमेंट से कंपेयर करो जहाँ n मेरा साइज ऑफ द एरे है, या फिर जो भी इस केस में मेरा n+1 था, तो जो भी आपको दे रखा है यहाँ पे <= लिख लो, बात एक ही है, नॉट अ बिग डील, ठीक है? या आपकी तसल्ली के लिए एक काम करते हैं, क्योंकि बेटा, क्योंकि मेरा जो साइज़ है एरे का वो n+1 है, तो मेरे इंडेक्स 0 से लेकर n तक जाएंगे, ठीक है? एक तो ये, फिर आप अंदर लूप लगाओगे कि इससे आगे के जितने एलिमेंट्स हैं तो वो j इंडेक्स से शुरू होगी, i+1 कर लेना, ठीक है? j <= n। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब आपके लूप्स वीक है। लूप्स को पढ़ के आओ और पैटर्न प्रिंटिंग को, ठीक है? फिर आपको समझ आ जाएगा सब कुछ, पैटर्न प्रिंटिंग से सब समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बस देखना है कि अगर ऐसा हो रहा है कभी गलती से कि ये दोनों सेम निकल गए, इसका मतलब डुप्लीकेट है, तो आप सिंपल प्रिंट करा दोगे, ठीक है, कि भाई ये मेरा डुप्लीकेट एलिमेंट है, cout arri, मेरा डुप्लीकेट पकड़ा गया, और ब्रेक कर दो, और आप ब्रेक कर दोगे। अब वैसे तो ब्रेक करने से क्या होगा, ब्रेक करने से सिर्फ ये वाला लूप टूटेगा, या फिर आप रिटर्न भी कर सकते हो एक फंक्शन में डाल के, ठीक है? ब्रेक के बाद एक और आप एक फ्लैग वेरिएबल भी बना लेना, बूल फ्लैग ऊपर, ठीक है? और जैसे ही ब्रेक होता है मैं फ्लैग को फॉल्स कर दूंगा, यहाँ पे ब्रेक नहीं करेंगे, यहाँ पे भी कर लेंगे, एंड यहाँ पे भी हम एक ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें जो ब्रेक करता है वो अंदर वाले लूप को ब्रेक करता है सिर्फ, तो हम इस लूप के बाद भी यहाँ पे भी एक ब्रेक लिख देंगे अगर ये चीज़ हिट हो रही है, तो मैं बूलियन फ्लैग से वो काम कर सकता हूँ। चलो लिख ही लेता हूँ आपके सामने यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक हमेशा एक बनाऊँगा बूल फ्लैग, जिसको मैं ट्रू बोल रहा हूँ कि भाई अभी तक पकड़ा नहीं गया, और जैसे ही फॉल्स हो जाएगा तो मैं यहाँ पे फॉल्स भी बना दूंगा उसका, ठीक है? ब्रेक करने से पहले हम क्या करेंगे, फ्लैग को फॉल्स बना देंगे अगर मुझे पता लग गया कि मेरे को डुप्लीकेट एलिमेंट मेरा मिल गया है। बने रहो मेरे साथ, बने रहो, ठीक है? तो ठीक है, ये मेरा लूप यहाँ ख़त्म हुआ। फिर इनको भी बनाते हैं यार। यहाँ पे अब मैं चेक करूँगा, जब ये जैसे ये वाला लूप तो मेरा टूट ही गया है, ठीक है? ये वाला लूप तो मेरा टूट ही गया है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, इफ़ अगर फ्लैग मेरा फॉल्स हो गया है तो मैं यार ब्रेक कर दूंगा, ठीक है? तो यार ये मेरा कोड रहने वाला है ऑलमोस्ट, मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ ये मेरा कोड रहने वाला है, बहुत सिंपल है कि भाई जैसे ही आपको सेम एलिमेंट मिल गए आप ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, खत्म कर दो, प्रिंटिंग हो चुकी है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरे कितने होंगे, वर्स्ट केस की अगर मैं बात करूँ तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। और नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है, कितनी बार मेरा लूप चला, अभी के लिए ये समझना। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस कह रहा हूँ मैं इसको, एक बार के लिए कह रहा हूँ कि भाई कितनी इटरेशंस हुई, लूप में इटरेशंस होती है ना, या कितनी इटरेशंस हुई, कितने राउंड्स हुए लूप के ओवरऑल, क्योंकि ये नेस्टेड लूप है, कितने राउंड्स हुए मेरे लूप के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लूप के अंदर लूप मैंने बनाया था। तो एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं,
ये मेरा एरे है, तो मेरे पास एलिमेंट है 1 6 2 4 10 9 8 7, कोई एलिमेंट रह गया? 5 रह गया, और कौन सा रह गया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 3 रह गया है, ठीक है। तो 3 और 5, क्यों? क्योंकि मैं कह रहा था मेरे पास वर्स्ट केस लेते हैं, 5 3 3, कि भाई एक एलिमेंट मेरे पास डुप्लीकेट है, मेरा जो एलिमेंट्स 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर है, लेकिन एरे का साइज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 1 11, ये रिपीट है। तो इसके अंदर अगर मैं कोड को चलाऊंगा तो मेरे कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे? इसको हम कहते हैं वर्स्ट केस, सबसे बुरा केस ले रहा हूँ। क्या पता यहाँ पे 2 बार 1 होता तो एक बारी में पकड़ा जाता लूप और टूट जाता, लेकिन हम वर्स्ट केस डिस्कस करते हैं यूजुअली, ठीक है। वर्स्ट केस में मैं बोलूँगा, मान लो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, या अगर 11 भी है तो 1 के लिए यार 10 बार लूप चला, ठीक है। फिर 6 के लिए यार मेरा 9 बार लूप चला, फिर 2 के लिए मेरा 8 बार लूप चला, एंड सो ऑन अप टू 3 के लिए 1 बार लूप चलेगा। तो मैं कह सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरे है 10 + 9 + 8 फॉर द साइज 11 अप टू 1। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन जनरल, अगर मेरा n+1 साइज का एरे है, तो वो होने वाले हैं, सबसे पहले पहले एलिमेंट को मैं बाकी n एलिमेंट से कंपेयर करूंगा, फिर n-1, तो n फिर n-1 एलिमेंट से कंपेयर होगा, प्लस n-2 प्लस अप टू सो ऑन 1। इसको अगर मैं ऐड करता हूँ 1 + 2 + 3 अप टू n, उसको उल्टा अगर मैं बोलूँ तो इसका समेशन हम बचपन में सीख चुके हैं, ये होता है n+1/2, ठीक है। ये तो 10th क्लास की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने सीखा था, n × n+1/2। तो इतने मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस है। इसी को अगर मैं खोलूँ थोड़ा तो मेरे बैठेंगे n²/2 + n/2, ठीक है। तो इतने मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, इसको हम एक बारी के लिए मार्क कर लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरे बन रहे हैं अगर n साइज का एरे है तो ये तो हो गया मेरा मेथड नंबर 1 फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। लेकिन ये बेकार है। बेटा ये बेकार क्यों है? अभी तो मेरे पास 10 एलिमेंट थे, 11 के लिए मेरा आंसर आ रहा था 55, इन सबको सम करोगे तो। अगर मान लो n की वैल्यू मेरे पास 1000 एलिमेंट्स है, तो मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने बैठेंगे? बहुत ज़्यादा। कंप्यूटर के लिए बार बार लूप लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, समझो मेरी बात। तो मेरा आंसर ये होगा कुछ 1000 फिर 1001 डिवाइडेड बाय 2, जिसको आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हो इक्वल टू, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। आप इसको बोलो ये 500 बन गया मेरा, ठीक है। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर है, मतलब 1000 × 1000 कितना होता है? ऑलमोस्ट 1000, 1 2 3 और ले लो, तो 1 2 3 10 लाख अपॉन 2 ऑलमोस्ट, तो 5 लाख ऑपरेशन हो रहे हैं, 5 लाख बार चल रहा है अगर सिर्फ 1000 साइज का एरे है। अगर ऐसा हो, मैं आपको बताऊं कि एक और मेथड है जिससे एक ही बार एरे के एलिमेंट्स पे ट्रैवर्स करूंगा मैं, मतलब 1000 बार ही मेरे को चलना है, ठीक है, और मेरा आंसर आ जाएगा। 5 लाख बार चलने की बारी नहीं है, ठीक है। मतलब मेरे को इतना नंबर ऑफ ऑपरेशंस नहीं रखने, क्वाड्रेटिक कहते हैं हम इसको। मेरे को, मैं n नंबर ऑफ ऑपरेशंस में ही अपना सारा काम कर सकता हूँ, तो यस हो सकता है। हम बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। तो इधर आते हैं, मेथड नंबर 2 की बात करते हैं, मजा आएगा अभी आपको। मेथड नंबर 2 क्या है? अब आपने यहाँ पे नोटिस किया, ये जो हमने मेथड नंबर 1 सॉल्व किया है, हमें किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हमने बस अपने एरे पे ट्रैवल किया, लेकिन टाइम बहुत लग रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोलूँगा, इन वर्ड्स को ध्यान रखना, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। अब देखो यार, ऑब्वियस सी बात ये है कि आपके कंप्यूटर्स बहुत फास्ट होते हैं, तो मिली सेकेंड या सेकेंड्स का अंतर आएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे, अभी आपको समझ आएगा, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 की हम ज़रा यहाँ पे यार बात करते हैं, विच इज़ यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस, यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस, या मैं बोलूँ यूजिंग एक्स्ट्रा एरे। अब इस मेथड को एक बार समझना आप, पिछली बार मेरे 55 ऑपरेशंस यूज हुए थे ऐसे में, अगर ये मेरा एरे था। अब अगर वही मेरा एरे कुछ ऐसा हो, मुझे अपना डुप्लीकेट एलिमेंट को पकड़ना है। मान लो मेरे एलिमेंट्स है 1 10 8 4 6 5 4 3 9 7 हो गए सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो रिपीट तो मैंने कर दिया 4 और 4, कौन सा नंबर रह गया? 2, ठीक है। तो मान लो यार ये मेरा एरे है 11 साइज का, वेयर n = 10, n+1 मेरा 11 है, और मेरा एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है 4 और 4।
अब मैं कैसे पकड़ूं कि मेरा कोई एलिमेंट यार यहाँ पे रिपीट हो रहा है? एक और काम करते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ठीक है। मैं कैसे पकड़ूं कि मेरा एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है विदाउट यूजिंग नेस्टेड लूप्स? मतलब मेरे को लूप के अंदर लूप नहीं चलाना, बहुत सारे ऑपरेशन लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि लूप के अंदर लूप तो n इंटू एन हो गया ना, मल्टीप्लाई हो रहा है वो। मैं अब चाहता हूँ कि मैं लूप के अंदर लूप वाली चीज़ें ना करूँ यहाँ पे, और एक ही बार एरे में पूरा ट्रैवल करूँ, एक या दो बार, और मेरा आंसर आ जाए। तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। हम एक एक्स्ट्रा एरे बनाने वाले हैं, हम एक एक्स्ट्रा एरे बनाने वाले हैं। अब ध्यान रखना, इन एरे के ना कुछ इंडेक्स होते हैं ऑब्वियसली, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें पता है 1 से लेकर 10 तक नंबर है, तो हम एक और काम करते हैं, हम एक और 11 साइज का एक एक्स्ट्रा एरे बना लेंगे जो कि अभी खाली है, जिसका हम नाम रख लेते हैं टेम्प। टेम्परेरी वेरिएबल्स होते हैं ना जैसे, तो मैं एक टेम्प एरे यहाँ पे बना लूँगा, आप ये समझ लीजिए, जो कि यार मेरा एक खाली एरे रहने वाला है जिसका आपका साइज ऑलमोस्ट 11 रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया तो इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं यार। ये लो, जिसके मेरे इंडेसेस कुछ ऐसे रहने वाले हैं 0 1 2। मैं चाहता हूँ क्योंकि मेरे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स है ना बेटा, अब मेरा मेथड समझना दूसरा वाला, 1 से लेकर 10 तक मेरे नंबर्स हैं, तो इसको हम कहते हैं चेक एरे। इसको हम यूजुअली बोलते हैं चेक एरे या फ्लैग एरे, या कोई चेक करके हम इसको स्टोर कर दे एक जगह, ठीक है, किसी स्टेट को। समझाता हूँ मैं आपको। अब मेरा मेथड क्या है, मैं इस एरे में एक ही बार ट्रैवल करूँगा, मैं लूप चलाऊँगा बेसिकली फॉर इंट। अब मेरा कोड कुछ ऐसा रहेगा, देखना, बस इतना था, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू एन, क्योंकि n+1 साइज का एरे है इस क्वेश्चन में, i++। नेस्टेड लूप नहीं होगा, मैं बस क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे टेम्परेरी का वो नंबर जो हमारा एरे का एलिमेंट है, एरे का एलिमेंट है, यहाँ पे स्टोर करा दूंगा, यहाँ पे स्टोर करा दूंगा मैं 1। अब ध्यान रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यूजुअली अगर मैं कोई एरे बनाता हूँ, खाली एरे, मैं वेक्टर बना दूंगा वैसे तो, ठीक है, मैं एक एम्प्टी वेक्टर बना दूंगा C++ के अंदर, और अगर जावा है तो मैं एम्प्टी एरे लिस्ट कुछ भी बना दूंगा, या उसमें मैं इनिशियलाइज कर दूंगा वैल्यू 0। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं इनमें इनिशियली 0 रख दूंगा सब में, खाली के साथ साथ, ठीक है, ये मेरा मतलब है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना, टेम्प ऑफ एरे आई ये क्या है। यहाँ तो हम कुछ एलिमेंट डालते हैं, समझना, इंडेक्स डालते हैं। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा 1, ओके, तो ये जो चेकमार्क एरे है, पहली बात तो मैं इसका ये वाला पार्ट इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, इसके फर्स्ट इंडेक्स पे मैं चेक करूँगा, मतलब जब भी मेरे पास 1 आया बेटा, तो 1 को इधर स्टोर कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना 1 मार्क कर दूंगा चेक करने के लिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 मार्क कर दिया, इसका मतलब बेटा कि 1 एक बार आ चुका है, हम 1 को विजिट कर चुके हैं। इसको हम कहते हैं विजिट एरे भी कहते हैं, इसका नाम विजिट भी रखते हैं। अब मैं आया 10 पे, ठीक है, 10 इंडेक्स पे जाओ, विजिट कर लो। विजिट करने का मतलब उसको 1 मार्क कर दो बेटा, विजिट करने का मतलब उसे 1 मार्क कर दो, ठीक है भाई। 8, मैं 8th इंडेक्स पे आया, विजिट किया, 1 मार्क कर दिया। अब आपको समझ आएगा धीरे धीरे करके। मैं आया 7 पे, तो मैं चेक, पहले तो चेक करता हूँ क्या पहले से 1 तो नहीं पड़ा, नहीं है, 0 पड़ा है, तो मैं देखूंगा अच्छा 0 पड़ा है, 1 मार्क कर दो। सिमिलरली मैं 6 पे आया, मैंने देखा 0 पड़ा है, 1 मार्क कर दो। सिमिलरली मैं आया यार यहाँ पे 5 पे, 5 पे 0 पड़ा है, 1 मार्क कर दो। फिर मैं आया यहाँ पे 4 पे, 4 पे 0 पड़ा है, 1 मार्क कर दो, ठीक है। फिर मैं आया यहाँ पे किस पे, इस पे 3 पे, 3 पे 0 पड़ा है, 1 मार्क कर दो। फिर मैं आया यहाँ पे 9 पे, 9 पे 0 पड़ा है, 1 मार्क कर दो। एक एक करके हम सब पे विजिट कर चुके हैं, 1 का मतलब विजिटेड। फिर मैं आया वापस से यहाँ पे 4 पे, ओहो हो, इस एलिमेंट का वैल्यू है 4, तो एरे ऑफ आई मेरी 4 है अभी, ठीक है। अब मैं देखूंगा, अरे यार ये लिखने से पहले मैं चेक करूंगा, मैं 4 पे गया, यहाँ तो पहले से 1 पड़ा है, ओके, अगर पहले से 1 पड़ा है इसका मतलब 1 हमने 4 मार्क कर लिया है, इसका मतलब है हमने मार्क करके रख लिया, राइट। दिस इज बेसिकली बताना कि मेरे पास बहुत सारे नंबर है, मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ कि यार इनमें से बताइए कौन सा हो चुका है पहले से, ये हो चुका है, ठीक है। तो अगर ये हो चुका है पहले से, तो यहाँ पे मैं लूप तोड़ दूंगा और मुझे अपना डुप्लीकेट एलिमेंट मिल गया। तो इसको थोड़ा बेटर तरीके से लिखते हैं कोड को बेटा। ये लिखने से पहले मैं ये लिखूंगा, अगर गलती से ऐसा है कि भाई जो एलिमेंट है, ध्यान रखना ये तो एलिमेंट्स हैं, इनको मैं यहाँ की इंडेसेस की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। अगर
टेम्प का जो आप ARRI एज इंडेक्स जो आपका एलिमेंट है, अगर ये इक्वल टू 1 पहले से है तो आप यहीं से ब्रेक कर सकते हो, तो आपको अपना डुप्लीकेट एलिमेंट मिल गया, पकड़ा गया। तो आप लिख दोगे ठीक है भाई सी आउट, यही वो मेरा डुप्लीकेट एलिमेंट है, यही वो मेरा डुप्लीकेट एलिमेंट है क्योंकि पहले से 1 पड़ा है, और ब्रेक भी कर दो। तो ये 2 काम आपको यहाँ पे करने हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता, ब्रेक नहीं होगा, तो मैं 1 मार्क कर दूंगा, तो अगर पहले से 0 है, एल्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो काम अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि ब्रेक हो रहा है इफ़ के अंदर। मर्जी आपकी, एल्स भी लिख सकते हो वैसे तो, ये चलेगा ही चलेगा, राइट। बहुत बढ़िया यार, ये इतना सा कोड है मेरा। तो आप देख सकते हो एक ही लूप के अंदर हो गया, एंड कितनी बार लूप चला वर्स्ट केस में, एक बात बताओ, यहाँ पे जब मैं लूप चला रहा हूँ तो मैं यहाँ तक गया एक बार, बस इतना, इवन ये भी ट्रैवल नहीं किया मैंने, तो यहीं पकड़ा गया। और वर्स्ट केस के अंदर भी क्या होगा, मान लो यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 4, तो वर्स्ट केस में क्या होता, मैं इन सब पे चेक करे जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे वापस देखा मैंने, पहले से 1 पड़ा है, कोई बात नहीं। तो पूरा एरे बस मेरे को एक ही बार ट्रैवल करना है, और सिर्फ n टाइम्स मेरी इटरेशन, नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं, बस n है। तो एक ही बार ट्रैवल करके पकड़ा गया, ठीक है, एक ही बार ट्रैवल करके यार यहाँ पे मेरा पकड़ा गया वो डुप्लीकेट एलिमेंट, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया मेथड लग रहा है मेरे को, यहाँ पे मेरे जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस है वो कितने हैं, वो है मेरे बस n, और जबकि यहाँ कितने थे, बहुत भयंकर, n² / 2 + n/2 विच इज ऑलवेज ऑलमोस्ट ग्रेटर दैन जितनी भी हम नंबर लेंगे n, राइट। अब मान लो n अगर मेरा 1000 एलिमेंट होते हैं एरे में, अब जैसे 10 एलिमेंट है तो 10 ऑपरेशन लगे, उसमें 55 लगे थे, बेटर तो फिर भी है ये, राइट, बट इतना फर्क नहीं है। लेकिन जैसे जैसे n बड़ा होता जाएगा, जैसे n अगर 10,000 है तो वहाँ पे करोड़ या 10 करोड़ जैसा नंबर मेरा बन जाएगा, जबकि यहाँ पे बस 10,000 ही रहेगा, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है, राइट। तो सेकंड मेथड मेरे को बेटर लगा, बेटर देन मेथड 1। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम यही है, यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। तो मेथड नंबर 2 में क्या हो रहा है, मेथड नंबर 2 में है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था बहुत टाइम लग रहा है, वैसे ही यहाँ पे बहुत स्पेस लग रहा है। अब अगेन अगर 10,000 एलिमेंट है तो मेरे को मेमोरी के अंदर यार एक और एरे बना रहा हूँ मैं उतने ही साइज का, तो स्पेस तो खर्च हो रहा है। तो मेमोरी की प्रॉब्लम कि बहुत स्पेस लग रहा है, बहुत तो नहीं लग रहा वैसे यार, सही बताऊँ मैं, ठीक है, बहुत नहीं लग रहा, एक एरे बहुत नहीं होता, बट फिर भी बेटर है पिछले वाले कोड से, टाइम कम लग रहा है, कंपाइल जल्दी होगा कोड, ज़्यादा जल्दी आपको आंसर मिलेगा, फास्ट होगा, लेकिन स्पेस लग रहा है, राइट। तो थोड़ी थोड़ी आपको चीज़ समझ आ रही होगी, मैं पिछली बार टाइम में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्पेस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। अब आपको बताते हैं मेथड नंबर 3 विच इज़ अल्टीमेट, बाय द वे मेरे को इसमें लिखना था ये, अनदर मेथड यही था हमारा एक्स्ट्रा स्पेस वाला, यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये जब भी मैं मतलब अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर्पज से पूरा एक एक्स्ट्रा एरे बनाता हूँ, जैसे इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा एरे की मदद ली, टेम्परेरी एरे की, तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा स्पेस लेना। अगर मैं लूप के अंदर लूप ऐसे चला रहा हूँ तो ये तो मेरी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इसमें भी मेरा टाइम तो लग रहा है, लेकिन टाइम मेरा कितना लग रहा है, n लग रहा है। अभी मैं आपको नोटेशन समझाऊंगा अच्छे से, बढ़िया। अब करते हैं अपना सबसे पहले तो यार मेथड नंबर 3 विच इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम विद मैथ्स। आप में से कुछ बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं होगी, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कोड आपको यार समझ आ जाएगा। यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स लग रही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत एपी जीपी जैसी चीज़ें होगी, जीपी भी बाद में ही लगेगा, राइट। तो देखते हैं, इस सेम एरे को मैं आपके सामने ले लेता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम इसको थोड़ी सिंपल मेंटल एबिलिटी या मैथ, आप कुछ भी बोलो, उससे आप इस चीज़ को कर सकते हो सॉल्व। तो यार मेथड नंबर 3 को एक बार देखते हैं कि यार इसमें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यार देखो, इस मेथड नंबर 3 में मैं लूप के अंदर लूप भी नहीं चलाने वाला, तो नेस्टेड लूप भी नहीं होंगे, और दूसरी बात यह है कि मैं एक्स्ट्रा स्पेस को भी खर्च नहीं करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा ऐसा आपको दिमाग इसमें लगेगा। अब यार यहाँ पे जो हमारा लॉजिक है पीछे का, वो ये लग रहा है कि यार 1 से लेकर n तक का सम कुछ होता है स्पेसिफिकली, ठीक है। 1 से लेकर n तक का सम n+1/2 होता है, जो कि मैं 1 सेकंड के अंदर निकाल सकता हूँ, मतलब कंप्यूटर्स के अंदर इसकी जो ऑपरेशन है, एक ही ऑपरेशन में ये चीज़ निकल जाता है, राइट। अब एक बात बताओ मेरे को, मैं एक काम नहीं कर सकता, मैं एक काम कर सकता हूँ कि इस पूरे एरे का सम तो मैं निकाल ही सकता हूँ। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एरे का हम सम कैसे निकालते हैं किसी वेरिएबल में।
तो मैं सम को इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से, एंड फिर अगर आप एक एक करके इस पर ट्रैवल करते हो तो सम में ऐड करते रहो सम वेरिएबल के अंदर वो नंबर। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सम अभी 0 है, यहाँ पे आया सम 1 बन गया, फिर 10 आया तो 11 बन गया, फिर 8 और ऐड हुआ 19 बन गया, फिर 7 ऐड हुआ, मतलब रैंडम ऑर्डर में हो रहा है बट फिर भी 7 ऐड हुआ तो 26 बन गया, 6 ऐड हुआ 32 बन गया, 5 ऐड हुआ 37, फिर 4 41, फिर 3 44, फिर 9 ऐड हुआ फिर 53, प्लस 4 ऐड हुआ 57, प्लस 2 ऐड हुआ 59। तो मेरे को मेरा सम मिल गया इस एरे का 59। अब क्योंकि मुझे 100% पता है कि मेरे एरे की मेरे को लेंथ भी दे रखी है n+1 राइट, जिसमें से एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है। तो जब मेरे पास n पहले से है और मुझे पता है हर एलिमेंट एक बार तो आ ही रहा है, तो एक काम करो पूरा एक सम निकालो। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ s नाम से, विच इज बेसिकली नथिंग बट n+1/2। इन दिस केस n 10 है हमारा, तो 10 इंटू 11/2, 2 सेकेंड में आंसर आ गया 55। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, अगर आप सम माइनस एस करते हो तो एक बात बताओ यार, 59 माइनस 55, आपको वो मिसिंग एलिमेंट मिल गया राइट, आपको ये एक मिसिंग एलिमेंट मिल गया। इनफैक्ट यार ये आई थिंक स्टैटिस्टिक्स के अंदर कुछ होता है ऐसा ही कुछ, कि जब भी आपको एक एक्स्ट्रा एक डुप्लीकेट वो दे रखी होती है, की दे रखी होती है या कुछ भी दे रखा होता है, कि अगर आपको याद हो 11th-12th में हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि जो आपका एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है उसको आपको रिमूव करना होता है और फिर मीन बताना होता है। एनीवेज मतलब आप आई थिंक समझ पा रहे होगे जो मैं कह रहा हूँ राइट। तो ये मेरे को एलिमेंट मिल गया। अब इसके पीछे का लॉजिक तो बहुत सिंपल है, क्योंकि वही एक एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा था राइट। तो एक आपने पूरा ट्रैवल किया एरे को, सम निकाल लिया, फिर एक सेकंड के अंदर आपने फॉर्मूले से ये निकाल दिया बस n इंटू n+1, फिर ऐसे डिवाइड बाय 2 कर लेना, फिर बस माइनस करो, आपको एलिमेंट मिल गया। तो ये तो बहुत बढ़िया कोड है ना, इसमें टाइम खर्च हो रहा है, लूप के अंदर लूप भी नहीं लग रहा। मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरे आ रहे हैं n, यहाँ पे भी एक बार एरे में ट्रैवल हुआ बस गिनती का, आप मतलब n+1 बोल दो, एक ही बात है, दो एक्स्ट्रा लग रहे हैं, बात एक ही है, एंड कोई स्पेस भी एक्स्ट्रा नहीं लग रहा। तो ये तो बेस्ट मेथड है राइट। तो इसी को यार बोलते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई थिंक आपको एक बहुत बढ़िया एक जिस्ट मिल गया होगा, पूरा एक क्वेश्चन से ही आपको समझ आ गया होगा कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है और क्या होती है। तो अलग अलग मेथड हम हमेशा कंप्यूटर्स की फील्ड में डिसाइड करते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड कोड चाहिए होता है ताकि हमारी चीज़ें और भी फास्ट बने। अब यार एक चीज़ का ध्यान रखना, टाइम का मतलब फास्ट टाइम का मतलब ये नहीं होता, ये देखो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक चीज़ है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन ओनली बी कैलकुलेटेड ऑन द सेम प्रोग्रामिंग डिवाइस। मतलब अगर मान लो मैंने अभी आपके सामने मेथड 1 कराया जो कि बहुत टाइम ले रहा था, और मेथड 2 और मेथड 3 कम टाइम ले रहे थे राइट। अब मान लो मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है, मेरे पास एक लैपटॉप है जिसके अंदर i9 है, ठीक है, मेरे पास एक लैपटॉप है बहुत पुराना, उसमें पुरानी जनरेशन का i3 है। अगर मैं i3 के अंदर मान लो मेथड नंबर 3 चला रहा हूँ जो कि बेस्ट है, यहाँ पे मैं मेथड 1 को चला रहा हूँ जो कि वर्स्ट था राइट, स्लो था सबसे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये जो i9 है ये फास्ट मतलब ज़्यादा जल्दी कोड को रन करे। तो ऐसे हम कंपैरिजंस नहीं बना सकते। जब भी ऐसी कंपैरिजन देख रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द पावर ऑफ द मशीन, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है राइट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नोटेशंस की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं गाइज नोटेशंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, लेकिन आज हम ध्यान देने वाले हैं बिग ओ नोटेशन के ऊपर। ठीक है, एक होता है बिग ओमेगा नोटेशन, एक होती है थीटा। ये दोनों सच बताऊं इतने काम की नहीं आएगी, मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे कि क्या है, लेकिन यही हमारा मेन चीज़ है, बिग ओ नोटेशन से हम काम करने वाले हैं। अब बिग ओ नोटेशन क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली कैसे जाती है, एक बार मैं आपको समझाता हूँ। हमने ऑलरेडी देखा ना नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे निकालते हैं। जैसे जब हमने मेथड नंबर 3 किया तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरे n थे, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस। फिर हमारे मेथड 2 में नंबर ऑफ ऑपरेशंस n थे, मेथड 1 में नंबर ऑफ ऑपरेशंस n²/2 अपॉन n²/2 प्लस n/2 थे राइट। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस में कुछ करके दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगा कि ये बिग ओ नोटेशन और ये सारी हरकतें क्या होती है। फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना। उसके लिए आपको नंबर ऑफ ऑपरेशंस आने चाहिए। फॉर इटरेटिंग इन अ लूप, मतलब बेसिकली ये एक लूप है, 0 से लेकर n तक चल रहा है, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, तो इसका मतलब ये लूप n टाइम्स चलेगा। i की वैल्यू होगी 0 1 2 अप टू n-1। बहुत ऑब्वियस ही बात है, आपको लूप्स आना चाहिए वरना घंटा समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, फिर आप बोलोगे कि क्या पढ़ा रखा है। ठीक है, तो फॉर लूप्स पढ़ के आना है और नेस्टेड लूप्स भी आना चाहिए आपको, यानी कि पैटर्न प्रिंटिंग पढ़ के आना है, वरना
मैं क्या, कोई भी नहीं समझा सकता आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, वो बस आप रट के चले जाओगे। तो ये n टाइम्स चल रहा है मेरा लूप, n टाइम्स चल रहा है मेरा लूप। तो बेसिकली अंदर क्या हो रहा है, अंदर बस प्रिंट हो रहा है फिजिक्स वाला बार बार n टाइम्स। मुझे इससे लेना देना नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, पॉइंट ये है चल कितनी बार रहा है, कंप्यूटर कितनी बार राउंड चला रहा है, तो n टाइम्स चला रहा है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ किसी भी क्वेश्चन की टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन, जैसे यहाँ पे है n। तो अगर n है तो बेटा मेरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी TC, इसकी वैल्यू होती है बिग O, लिखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो n। तो ये मेरा आंसर है। अब आप बोलोगे अच्छा इसका मतलब जो मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस होता है वही मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्या? नहीं, काइंड ऑफ, समझाता हूँ। अभी के लिए हाँ, अगर मेरे n नंबर ऑफ ऑपरेशंस है तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होती है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाता हूँ। जैसे आप इस क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट, what if this time we increment the pointer by 2, मतलब सेम क्वेश्चन है, 0 से लेकर n तक मेरा लूप जा रहा है, लेकिन i प्लस इज इक्वल टू 2 हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर n मेरा 10 होता तो ये 10 बार लूप चलता, लेकिन i प्लस इज इक्वल टू 2 हो रहा है, तो बेटा i की वैल्यू होगी 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, बस फिर 10 होके खत्म हो जाएगा लूप, राइट। तो 5 बार चलेगा ये कितनी बार प्रिंट होगा फिजिक्स वाला, 5 बार प्रिंट होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर i प्लस इज इक्वल टू 2 कर रहा हूँ तो मैं i को पहले 0 बना रहा हूँ फिर 2, तो कितनी टाइम i चलेगा, ये हमने लूप्स में पढ़ा था, 5 बार चलने वाला है। तो इसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे, अगर n 10 है तो 5 बार चल रहा है, ठीक है, 5 टाइम्स। ऑब्वियस सी बात है ना यार, ये चलेगा कितनी बार, 0 2 4 अप टू n ऑलमोस्ट, तो n/2 टाइम्स चल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पे n/2 है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग O ऑफ n ही होगी। अब ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n हो रही है। देखो पहले हम यही लिखते हैं, थोड़े रूल्स बताता हूँ। ये देखो, अगर कभी भी मान लो मैं कहता हूँ बिग O ऑफ n/2, मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे ही निकालता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट, आप सबसे पहले इसको बोलते हैं बिग O, या आप इसको मैं ऑर्डर ऑफ भी बोल सकते हो, मर्जी आपकी। तो अगर मैं ये लिखता हूँ ब्रैकेट के अंदर आप लिख दो नंबर ऑफ ऑपरेशंस, पहला स्टेप आपका, पहला स्टेप क्या है, ब्रैकेट के अंदर लिख दो नंबर ऑफ ऑपरेशंस, लिख दिए n/2। अब दूसरा इसको हम अप्रोक्सीमेट कर देंगे बिग O ऑफ n तक। अब होता क्या है, यूजुअली अगर मैं आपसे बात करूँ सिंपल सी, बिग O ऑफ अगर मैं बोलता हूँ k टाइम्स n, वेयर k इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो इसको मैं ऑलमोस्ट इक्वल टू बोल देता हूँ बिग O ऑफ n, ठीक है। अगर ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट एज इन की 1 2, यहाँ पे भी हाफ है, इसको मैं बोल सकता हूँ हाफ n। तो ये हाफ 1 2 कोई भी नंबर है, फाइनाइट नंबर, उसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, ठीक है, कांस्टेंट को हम इग्नोर कर सकते हैं। पहला स्टेप ये अलाउड है ऐसे में, ऑफ कोर्स, मतलब ये देखो अब ये जो कोड है कंपेयर टू ये कोड, तो ऑब्वियसली ये कम टाइम में चलेगा क्योंकि ये 5 बार चल के खत्म हो जाएगा और ये 10 बार चलेगा, लेकिन हम उसको सेम ही मानते हैं कि दोनों बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दोनों की, ठीक है। इस चीज़ को हम अप्रोक्सीमेट कह लेते हैं। अब ये अगर कांस्टेंट है तो ये हट सकता है। दूसरा, अब मान लो एक और आपके पास एग्जांपल है, अगर मैं कोड ये लिखता, इसी की जगह अगर मेरा कोड होता फॉर, समझना मेरी बातों को, इंट i इज इक्वल टू आप कहते 1, ठीक है, फिर i लेस देन इक्वल टू n प्लस 100, फिर i प्लस प्लस एक एक से बढ़ रहा है, और मान लो मैं अंदर कुछ भी प्रिंट कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ सी आउट i, कुछ भी प्रिंट कर रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता उससे। ये लूप कितनी बार चलेगा बेटा, एक बात बताओ, i की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3, एक से बढ़ रही है, फिर n तक जाएगी, फिर n+1 भी होगी, n+2 भी होगी, लास्ट i की वैल्यू होगी n+100। तो बेटा ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, n+100, 1 से लेकर जहाँ तक भी जा रहा है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हुए, n+100। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, बिग O ऑफ n+100, जिसको हम बोल देंगे बिग O ऑफ n। तो दूसरा रूल भी है हमारा यहाँ पे, दूसरा रूल भी है हमारा यहाँ पे। वो रूल क्या कहता है कि भाई बिग O ऑफ, अगर मैं कहता हूँ n प्लस सम कॉन्स्टेंट, कोई फाइनाइट नंबर जैसे 100 हो, कुछ भी हो, 5 6 7 8, ये भी ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है बिग O ऑफ n के, राइट। तो अगर आपसे मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए कि मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, या फिर आप इसको ही अगर मेरे को बोला जाए बिग O ऑफ 5n प्लस 40, राइट,
तो ये बन जाएगा मेरा बिग ओ ऑफ n। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये इग्नोर हो जाएगा सबसे पहले तो, और फिर 5 भी इग्नोर हो जाएगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को। कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं एक बार इसकी, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरे है, ये बस समझाने के पर्पज़ से है कि भाई 5n³ + 4, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी यार? बिग O ऑफ 5n³ + 4, यानी कि हो जाएगी, सबसे पहले तो 4 इग्नोर हो जाएगा, बिग O ऑफ 5n³, फिर 5 भी इग्नोर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बिग O ऑफ n³। लेकिन आपको ध्यान देना है, आप n³ को, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आने वाली है जब आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन स्क्वायर, तो हमने ये तो देख ही लिया था, राइट। तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि आप n³ में से ये 3 हटा दो पावर, ये मजाक नहीं चलता यहाँ पे। सिर्फ जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो एसोसिएटेड होते हैं इन वेरिएबल से, और जो लोअर डिग्री की टर्म्स होती है वो हट जाती है। अब लोअर डिग्री से मेरा क्या मतलब है? देखो, हमने मेथड नंबर 2 जो हमारा क्वेश्चन था, हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन आ रहे थे उस n+1 वाले एरे, डुप्लीकेट एरे की, ये मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशन आ रहे थे n² 2 + n/2, बेकार वाले मेथड में, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो बेटा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? मैं लिखूंगा, अच्छा इसको हम कह सकते हैं बिग O ऑफ n² + n/2। अब 1/2 तो एक कांस्टेंट है, वो हट जाएगा, ये बन जाएगा बिग O ऑफ n² + n। 1/2 एक कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बाहर नहीं, हट जाएगा। अब ये भी मेरा बन जाएगा बिग O ऑफ n²। ध्यान रखना, अब ऐसा क्यों हुआ बेटा? ये n क्यों हट गया? ये तो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी जो औकात है, इसकी पावर है, वो 1 इससे 2 से कम है। तो जितनी भी लोअर डिग्री टर्म्स होती है वो हट जाती है, ठीक है, जितनी भी लोअर डिग्री टर्म्स होती है वो हट जाती है। अब जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ बिग O ऑफ n³ + 1000n, तो ये भी बेटा बिग O ऑफ n³ ही बनेगा। क्यों? पहली बात तो ये n, इसकी कोई वो नहीं है, n³ के सामने कोई वो हिम्मत नहीं है, इवन अगर n² भी होता, राइट, तो वो हट जाती। तो सिर्फ सबसे ऊपर वाली जो मेरी सबसे बड़ी टर्म होती है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल है, 9th-10th में आप सब पढ़ चुके हो ये सब मैथ्स के अंदर, इतना आपको आना चाहिए, राइट। तो जो भी ये पॉलिनोमियल होता है मेरा, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म होती है मैं उसको ही रखता हूँ, और फिर उसका कांस्टेंट भी हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं होती उसकी, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है, ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को निकाला जाता है रफली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये आपको समझ आ गया होगा प्रॉबेबली। इनफैक्ट एक और चीज़, स्क्वायर रूट ऑफ n जैसी भी चीज़ें होती है, अगर मैं लिखूँ बिग O ऑफ n² 1/2, राइट, प्लस बिग O ऑफ n² 1/4, तो ये भी बन जाएगा बिग O ऑफ n² 1/2, क्योंकि 1/2 1/4 से बड़ा होता है, राइट, विच इज़, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बिग O ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी। ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ n और n अलग होता है बहुत ज़्यादा, तो ये पावर जिसको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर देंगे यहाँ पे, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट लॉग n में भी आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसके बारे में भी हम, वो तो आएगी अभी, तो आपको मज़ा आएगा, वो सब हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ना कि अगर मैं लिखूँ बिग O ऑफ n + √n, तो क्यों ये बिग O ऑफ n बन जाएगा? ऑब्वियसली क्योंकि इसकी पावर कम है, 1/2 और 1। बट आप बोलोगे नहीं यार, 0 से लेकर 1 तक अगर n है, तो रूट n की वैल्यू n से ज़्यादा होती है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अगर कोई नंबर जो 1 से छोटा है, तो उसका स्क्वायर रूट बड़ा होगा उससे, राइट, ये तो चलता ही है 0 से लेकर 1 तक। लेकिन यहाँ यूजुअली n 0 से 1 के बीच में कभी नहीं होता, बड़े नंबर्स होते हैं, तो इसलिए हमेशा बड़ी वाली टर्म जो होती है वो छोटी टर्म से ज़्यादा होती है, बड़ी डिग्री, ठीक है। तो ये हम मान के चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यार। कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर ट्रावर्सिंग 2 एरेज ऑफ साइज n एंड m। जैसे मुझे एक एरे दे रखा है int an, फिर bm, 2 एरेज हैं। सबसे पहले यार मैं इस पर ट्रैवल कर रहा हूँ, ये एक लूप अलग है, ये अलग है, ध्यान रखना इस बात का, अलग है। तो 0 से लेकर n, तो ये n टाइम्स चल रहा है। पहले ऐसे देखा करो सिंपल, कि भाई ये लूप कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स। आपको मतलब ही नहीं है कि लूप के अंदर क्या हो रहा है, n टाइम्स। देखो, अनलेस एंड अनटिल लूप के अंदर, अनलेस एंड अनटिल आपको सिर्फ तब मतलब होगा लूप के अंदर की चीज़ों का, इससे कोई मतलब ही नहीं है आपको, इससे या इससे। सिर्फ तब मतलब होना चाहिए जब या तो लूप के अंदर कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा हो, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा हो, राइट, या फिर लूप के अंदर एक और लूप हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, भूल जाओ इसे, ठीक है। बस ये देखो कितनी टाइम्स चलेगा, 0 से शुरू हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, n तक है, तो n टाइम्स चलेगा रफली, राइट। और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये कितनी देर तक चलेगा, 0 से शुरू हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, और m टाइम्स चल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ये m टाइम्स चल रहा है, राइट।
तो ऐसे में मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हुए, n प्लस एम। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरे हैं यहाँ पे n प्लस एम। अब यार ये दोनों ना अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो अब ये भी नहीं दे रखा कि n बड़ा है या m बड़ा है ऐसे में, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ भाई कि मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी बिग ऑफ, इसको हम कहते हैं m प्लस एन, राइट। जब दो ऐसे अलग वेरिएबल्स हो जिनके बारे में मेरे को ना पता हो, ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ m प्लस एन ही रहने देता हूँ, m और n वाली चीज़ों को ऐसे हटाता नहीं हूँ, ध्यान रखना इन चीज़ों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं, देखो और कुछ था ही नहीं, यही मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, व्हाट इफ दिस टाइम वी ट्रवर्स देम इन अ नेस्टेड मैनर। अब नेस्टेड लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आ गई है, ऑलरेडी हम अपने एग्जाम्पल में कर चुके हैं ये चीज़, बट फिर से करते हैं। इन टाई इज इक्वल टू जीरो, आप बस देखा करो लूप में क्या क्या लिखा है, कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रही है चीज़ें, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखा है कि 0 से लेकर n तक, तो बाहर का लूप चल रहा है मेरा n टाइम्स, और हर i के लिए अंदर का लूप मेरा चल रहा है m टाइम्स। और अंदर एक बार चेक करो क्या हो रहा है, कुछ नहीं, नॉर्मल प्रिंटिंग हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो एक बात बताओ, कितनी बार ओके प्रिंट होगा, कितनी बार ओके प्रिंट होगा। अगर n मेरा 6 है, m मेरा 8 है मान लो, तो ओके मेरा 48 टाइम्स प्रिंट होगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि अगर i 0 है, फॉर i इज इक्वल टू 0, j मेरा होगा 0 1 2 अप टू m तक। फिर जब i मेरा 1 होगा तो j वापस से m टाइम्स चलेगा, समझ रहे हो मेरी बात। ये लूप मेरा हमेशा m टाइम्स चल रहा है। तो जब i 0 था ये m टाइम्स चला, फिर वापस m टाइम्स चला, फिर वापस m टाइम्स चला अप टू n टाइम्स, मतलब ये। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो जाएंगे, m इंटू एन। सिंपल मैथ से ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो m इंटू एन मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, mn कह सकता हूँ मैं इसको। तो बेटा मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऐसी ही कहते हैं हम इसको, बिग O ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई n। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है बेटा, दिस इज़ योर आंसर कि ये मेरी यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बिग O ऑफ mn। यस, मल्टीप्लिकेशन भी होती है, इसको हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एंड आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन मैं आपको समझाऊंगा। वैसे एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको यहाँ पे क्लियरली। अगर कभी भी लूप के अंदर लूप हो, अगर कभी भी नेस्टेड लूप्स है, यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्टकट। तो दिस इज अ शॉर्टकट टू कैलकुलेट वैसे आप धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो कभी भी आपके पास इस मैनर में क्वेश्चन है कि भाई फॉर, अब यहाँ पे एक वेरिएबल है आई, कहीं ना कहीं से लेकर कहीं तक शुरू हो रहा है, ठीक है। फिर एक और अंदर कहीं जे कहीं से लेकर कहीं तक शुरू हो रहा है, ठीक है। मान लो ये इसके अंदर एक लूप है, लूप के अंदर एक लूप, ऐसा मेरा क्वेश्चन है, इसके अंदर फिर कुछ है, या हो सकता है लूप के अंदर लूप के अंदर लूप भी हो सकता है, ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है। तो अगर ऐसा है कि भाई जो ये हाईलाइटेड पोर्शन है और जो ये है, अगर जो वेरिएबल्स ऑफ द लूप्स है मेरे, ठीक है, इफ द लूप वेरिएबल्स, if the loop variables are independent of each other, are independent of each other, इसका मतलब समझना, एक बार मैं आपको समझाऊंगा। इंडिपेंडेंट का मतलब कि जैसे ये जब j 0 से लेकर m तक जा रहा है, सिर्फ इसको देखो, और j प्लस प्लस, तो क्या कहीं पे भी आपको i दिख रहा है? नहीं। j की डिपेंडेंसी i पे नहीं है कि i क्या था या क्या होगा। तो कभी भी ऐसा अगर होता है और इसकी भी j पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इफ़ दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, बेसिकली यहाँ पे बोलूँगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फर्स्ट लूप, या जो भी है ith लूप, आई वाला लूप आप कह सकते हो। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लूप 1 इंटू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लूप 2, मतलब अंदर वाला लूप, ऐसे ऐसे आप कह सकते हो। मैं इसको लूप 1 कह रहा हूँ, इसको लूप 2 कह रहा हूँ। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसकी सिर्फ अगर ये होता तो बिग O ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सिर्फ ये होता बिग O ऑफ एम टाइम्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो m इंटू एन हो जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट है, चाहे कितने मर्जी हो, 2 3 4 5 कितने, लेकिन ये सिर्फ तब है जब इंडिपेंडेंट है, वरना हमें देखना पड़ेगा। वरना भी मोस्ट केसेस में हो जाता है, लेकिन ऐसे हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, एग्जाम्पल्स देखेंगे हम अच्छे अच्छे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और चीज़ मैं क्या कह रहा था कि हमेशा जब भी आप लूप देख रहे हो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अभी तक हमने नोटिस किया कि इससे कोई मतलब ही नहीं है अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अगर जैसे अंदर आपके पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। या अगर मान लो मैं कहता हूँ मेरा लूप है कुछ ऐसा,
फॉर इंट आई इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ, इससे ना मेरी चीज़ें क्योंकि बदल जाती है, कैसे समझाऊँ मैं आपको इसको, मैं आपको ये यस ये देखो, मैं कहता हूँ आई इज इक्वल टू 1 से हम जा रहे हैं, आई लेस देन इक्वल टू एन जा रहे हैं, आई प्लस प्लस मेरा हो रहा है, राइट, आई प्लस प्लस हो रहा है। तो यार अगर मान लो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है कि मैं कहता हूँ आई 1 से लेकर एन तक जा रहा है, यानी कि एन टाइम्स चल रहा है, लेकिन अंदर भी कुछ ऐसा काम हो गया कि जैसे मैं कहता हूँ आई माइनस माइनस, एक मस्त चीज़ दिखाते हैं आपको। अब ये मेरा लूप है, ठीक है, तो आपके हिसाब से आप सोचोगे तो एन टाइम्स चल रहा है, नहीं नहीं, आई पहले 1 है, ठीक है, अंदर गया, ठीक है, चेक हुआ, पहले मान लो एन मेरा 10 है, मैं तो चलो एन इज इक्वल टू 5 ले लो, ठीक है, आई अभी 1 है, अंदर गया, आई वापस से क्या हो गया, आई माइनस माइनस, तो आई 0 हो गया, फिर वापस आई प्लस प्लस, आई वापस 1 हो गया, फिर वापस अंदर गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, चलता रहेगा, इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप है ये, राइट। तो इनफाइनाइट लूप की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकाल सकते, ये हमें टाइम लिमिट एक्सीडेड का एरर दे देता है। और ये चीज़ आप देखोगे बिल्कुल अपने कुछ कोड्स में भी, एक एरर होता है हमारा टाइम लिमिट एक्सीडेड, ठीक है, तो ये एरर आपको बहुत बार मिलेगा, इसको हम कहते हैं TLE, ठीक है, TLE एरर। तो TLE एरर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ये तब आती है जब हम, मान लो, ज़रूरी नहीं है कि इनफाइनाइट लूप हो, इनफाइनाइट लूप में तो आएगी आएगी, ये तब आती है कि मान लो हमने जो सॉल्यूशन लिखा है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये था, लेकिन जैसे मैंने आपको करके दिखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन उसका एक बेटर सॉल्यूशन हो सकता था, तो इसके अंदर वो एरर दे देगा, भले ही वो कोड सही हो, वो चाहता है कि आप ऑप्टिमाइज तरीके से लिखो, राइट। तो ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी चीज़ों में जब अंदर आपको ज़रूर ये भी देखना है, ऐसा नहीं कि स्किप कर देना इसको, कि भाई क्या इसका कोई लेना देना तो नहीं है जिससे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में दिक्कत आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन, अगली टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सॉल्व करते हैं। तो गाइज अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त है। अभी तक हमने बहुत ही सिंपल लीनियर क्वेश्चन देखा और फिर लूप के अंदर लूप वाला क्वेश्चन देखा है, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। अब ये सिंगल लूप दे रखा है, आप बोलोगे क्या बड़ी बात है, यहाँ पे लिखा इंट सी इज इक्वल टू 0 और सी प्लस प्लस। भैया आपने तो बताया था कि अंदर अगर कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा हो तो नॉर्मली मत समझना उस क्वेश्चन को, लेकिन भाई इस सी का कोई लेना देना ही नहीं है इसके साथ, इसको देखा करो बस। आई देखो, बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आई कितनी बार ट्रैवर्स कर रहा है और जे कितनी बार ट्रैवर्स कर रहा है, अगर जे है तो उस पर डिपेंड करता है, बाकी किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। तो क्योंकि सी प्लस प्लस हो या सी माइनस माइनस हो या सी कुछ भी हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, 10 बार मेरा लूप चल रहा है, यहाँ पे मैं सी इज इक्वल टू 0 और सी प्लस प्लस करते रहूँ, तो बस सी भी मेरा बढ़ के 1 2 3 4 होते रहेगा, लेकिन उससे कोई आई को लेना देना नहीं है, सी से आई का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका क्लियर मतलब है कि इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, इसको इग्नोर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस ये देखना है कि लूप कितनी बार चल रहा है। तो ऑल वी आर कंसर्न्ड अबाउट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, कि भाई कितने टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस है मेरे, सिर्फ यही बात है। तो कैलकुलेट करते हैं। अब आप सोचोगे 1 से लेकर n तक जा रहा है, n टाइम्स होगा, नहीं नहीं बेटा, ये देखो ना, ये क्या लिख रखा है हरकत, आई मल्टीप्लाई इक्वल टू के लिखा है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए n को एक बार के लिए मान लेते हैं, इसको मैं एक बार वो कर रहा हूँ कॉपी, मैं मान लेता हूँ कि n मेरा 100 है बेटा, ठीक है, और k मेरा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 2 है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान लगे, ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान लगे। तो 1 से लेकर 100 तक जा रहा है आई, और हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो आई क्या होगा पहले तो ये बताओ। आई होगा मेरा, पहले 1 है, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये देखो ये इंक्रीमेंट क्या है, मल्टीप्लाई वाली इंक्रीमेंट है, राइट, सिर्फ इंक्रीमेंट ऐड वाली नहीं है, तो ये बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली। तो पहले 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। आई मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, बार बार 2 से मल्टीप्लाई होता रहेगा आई, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 32 होगा, फिर 64 होगा, बस फिर जैसे ही 128 हो जाएगा मेरा लूप टूट जाएगा। क्यों बेटा, आई 128 हुआ, कंडीशन फेल हो जाएगी कि 128 100 से छोटा नहीं है। तो बेसिकली मैं यही कंसिडर करूँगा, इतने मेरे राउंड्स चलेंगे। तो कितनी बार मेरा लूप चलेगा, मान लो अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा होता, तो कितनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता।
7 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता। अब इसी को दूसरे नज़रिए से देखते हैं। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। अब ये आप ये सोचो 1 से लेकर 100 100, लेकिन सिर्फ इस मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 के चक्कर में 7 बार लूप चल रहा है बेटा। अगर ये ऐसा होता कि प्लस इक्वल टू 2 होता तो आई पहले 1 होता, फिर 3 होता, फिर 5 होता, 7 होता, 9 अप टू 99 तक जाता, 50 बार चलता। अगर आई प्लस प्लस होता सिर्फ तो 100 बार चलता है लूप। लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 कर रहा हूँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है यार। ऐसा नहीं है कि 100 बार चलता था तो अब 50 बार चलेगा, नहीं, 7 बार चल रहा है, सिर्फ 7 बार, 7 बार ओनली, सिर्फ 7 टाइम्स ये लूप चल रहा है। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे n के रिस्पेक्ट में, थोड़ा वो सोचते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालना, प्रीसाइज या फिर अप्रॉक्सीमेट। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको ये नहीं कह सकता कि i की वैल्यू पहले 1 है, ठीक है, फिर 2 है, ठीक है, फिर 2 की पावर 2 है, ठीक है, फिर 2 की पावर 3 है, कि हर बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप नोटिस करो, यही मेरी लास्ट टर्म थी 7, और साथ ही मेरी नंबर ऑफ टर्म्स थी। थोड़ा रिलेशन देखो बेटा, क्योंकि अगर 1 से ही शुरू हो रहा है, हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 2 से 7 बार मल्टीप्लाई हो गया आपस में अपने आप में, तो मेरा लूप उसके बाद वाला ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये 2 की पावर, हाँ 7, सही है, सही 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 लिखी है मैंने। 2 की पावर 8 होती है 128, 2 की पावर 9, नहीं गलत लिखा है बेटा मैंने, 1 2 3 4 5 लिखना भूल गया था, जो भी है, मतलब देखो 5 एंड 6, तो 64 होते हैं 2 की पावर 6। तो आप देख सकते हो ये 2 की पावर 0 है, बेसिकली 2 की पावर 0 है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 6 7 7 है, ठीक है, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता, अब अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे क्वेश्चन को, थोड़ा और आसान बनाने के लिए, मतलब थोड़ा इससे टफ, कि अब मैं कहता हूँ कि मेरे को n तो n दे रखा है, क्योंकि मैं देखो मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कभी ऐसे नहीं निकालता 7, मतलब बिग ओ ऑफ 7 या बिग ओ ऑफ 2, ऐसे थोड़ा ना बोलता हूँ। n के रिस्पेक्ट में मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए होती है यूजुअली, अभी मैं वो सब भी समझाऊंगा, लेकिन मेरे को अभी n के रिस्पेक्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे चाहिए अपनी, ठीक है। तो एक बार के लिए बस k को मैं 2 कंसिडर कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आसान लगे। मतलब बेसिकली क्वेश्चन मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, एक ज़्यादा इजी क्वेश्चन मैं ये बनाना चाह रहा हूँ। इसको थोड़ा मिटाते हैं, छुपाते हैं, k को हटा दिया मैंने। मैं थोड़ा एक ईजी क्वेश्चन बना रहा हूँ। i मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 हो रहा है, i n से छोटा है, लेस देन इक्वल टू, और i 1 से शुरू हो रहा है, n मुझे नहीं पता n क्या है। अब एक बात बताओ, लास्ट i की वैल्यू कितनी हो सकती है? n हो सकती है, या n से कम भी हो सकती है, क्योंकि अगर n 100 होता तो 2 की कोई पावर 100 नहीं पहुंचती, 64 तक खत्म हो जाती है। बट वट एवर इट इज़, मान के चल लेते हैं कि n आसपास होगा 2 की किसी पावर से, ठीक है। अब एक बात बताओ, i 1 से लेकर n तक जा रहा है, और i ऐसा है 1 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 अप टू सो ऑन। मैं कहता हूँ लास्ट मेरा कुछ 2 की पावर x हो रहा होगा, मुझे नहीं पता x क्या है, मैं मान के चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ना अभी x क्या है, वो तो डिपेंडिंग ऑन n होगा। अगर n मेरा 1024 है बेटा, तो मेरा जो x है वो 10 होगा, 2 की पावर 10 इतनी होती है ना। अगर मेरा i 2048 है तो मेरा x 11 होगा। अगर मेरा i 256 है तो मेरा x कुछ ना कुछ होगा, राइट। जो भी 256 क्या होती है, 2 की पावर 8 होती है, तो x मेरा 8 होगा। अगर n मेरा 16 है तो x मेरा 4 होगा, बस यहीं तक जाएगी चीज़ें, राइट। 4 टर्म्स होगी मेरी बस, 1 2 4 16 4 8 16, 5 टर्म्स ऑलमोस्ट, समझ रहे हो। तो वो तो n के ऊपर है, बट मैं अभी मान के चलता हूँ कि लास्ट मेरा कुछ 2 की पावर x होगा, वेयर 2 की पावर x इज लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि जैसे ही बड़ा हो गया तो तब तक तो वो लूप चलेगा ही नहीं, वो वाला, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ ये। अब एक बात बताओ बेटा, मेरे को ये x निकालना है, मुझे नहीं पता अभी क्या है, क्योंकि अगर मैंने x निकाल लिया तो क्या मैं टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस नहीं निकाल सकता? टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या है, कितनी बार ये लूप चला, मैं अभी के लिए कह रहा हूँ नंबर ऑफ इटरेशंस ऑफ लूप, इटरेशंस ऑफ लूप, बस मेरे को ये निकालना है कितनी बार लूप चल रहा है। तो कैसे मैं निकालूंगा कितनी बार लूप चल रहा है? इसका सिंपल मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स आई, मतलब लूप का वेरिएबल इज चेंजिंग इट्स वैल्यू, नंबर ऑफ टाइम्स आई इज चेंजिंग इट्स वैल्यू। यही मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक तरीके से हो जाता है। उसको बिग ओ लगा दो आगे, अप्रोक्सीमेट कर दो, ठीक है। एक बात बताओ, आई की कितनी वैल्यूज़ है, मतलब बेसिकली मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ आई, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है मेरा। अब एक बात बताओ, मेरे को साफ नज़र आ रहा है ये 2 की पावर 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 आएगा, तभी x आएगा।
तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये टोटल मेरी x+1 टर्म्स है? ऑब्वियसली these are x+1 terms, these are x+1 नंबर ऑफ टर्म्स, ऑब्वियसली, क्योंकि देखो 1 से लेकर x तक जा रहा है, ऐसे में तो इतनी x टर्म्स हो गई, एक ये एक्स्ट्रा हो गई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको समझाया था बिग O ऑफ n या n+1 वो हट जाता है, एक ही बात है। तो मैं चलो फिर भी x+1 ले लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये x+1 मेरी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसका मतलब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो निकल गई ऑब्वियसली, बिग O ऑफ x+1। हाँ भाई बिल्कुल, यही तो होती है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है मेरी। बट अभी मुझे अब ये नहीं पता कि x क्या है, मुझे अब ये नहीं पता कि x क्या है, क्योंकि मेरे को x को n की टर्म्स में रखना है, n की टर्म्स में, उसी में मैं निकाल सकता हूँ। अब लगेगी थोड़ी सी मैथ्स। मैं ये कहता हूँ कि i की सबसे बड़ी वैल्यू है 2 की पावर x, ठीक है, i की मैक्सिमम वैल्यू ये है, और मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि i इज़ लेस देन इक्वल टू n, राइट। तो इसका मतलब i की सबसे बड़ी वैल्यू भी इससे छोटी रखनी है मेरे को, जो एक्सेप्टेबल मान रहा हूँ मैं, राइट, जिससे लूप नहीं टूट रहा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 2 की पावर x लेस देन इक्वल टू n होगा? अब इसको मैं इक्वल मान रहा हूँ अपनी अप्रॉक्सीमेशन के लिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये लास्ट टर्म मेरी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट n के बराबर है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन चलता है ऑफकोर्स चलता है। तो अगर मैं कहता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 2 की पावर x, इतने बड़े स्केल पे तो कहीं ना कहीं पावर लाई करती है, n के बराबर हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा log n विद बेस 2। इसके लिए आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए। बेसिकली मैथमेटिक्स क्या कहती है, थोड़ा बहुत मैथ समझा देता हूँ, थोड़ी बहुत मैथ्स, ठीक है। कभी भी एक्सपोनेंट्स तो आपको आने चाहिए, ये मैं नहीं पढ़ाने वाला, 7वीं क्लास में पढ़ लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ a की पावर x की वैल्यू कुछ b है, तो यहाँ से मैं सिंपल कह सकता हूँ log a b इज इक्वल टू एक्स, इसको हम बोलते हैं log b विद बेस a इज इक्वल टू एक्स, इसको हम कहते हैं log b विद छोटू सा बेस a इज इक्वल टू एक्स। तो ये बेसिकली इधर चले जाता है, b इधर आ जाता है बस, पर ये a की पावर b x नहीं लिखा मैंने, ये अलग चीज़ होती है। तो यही इसका इन्वर्स होता है लॉग बेसिकली एक्सपोनेंट्स का, राइट। तो इसलिए अगर मैं लिखता हूँ 2 की पावर x इज इक्वल टू n, तो log 2n इज इक्वल टू x, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई log n विद बेस 2। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, ऊपर से मैं इस 1 को हटा सकता हूँ यार, लो भाई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी आ गई बिग O ऑफ log बेस 2n प्लस 1। अब ये मेरा आंसर है। अब इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। ये देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है बिग O ऑफ log बेस 2n प्लस 1। पहले तो इसमें से 1 हटा दो, तो बिग O ऑफ log बेस 2n, ये भी मेरा अप्रॉक्सीमेट ही था, लेस देन इक्वल टू जो मैं कह रहा था, ये आ गया। दूसरा, इसको मैं पता है क्या लिख सकता हूँ, बिग O ऑफ log n, हम ऐसे बेस 2 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। अब ऐसा क्यों है, इसमें कोई भी बेस लिख सकते हैं, मैं समझाता हूँ। जिसने मैथ्स पढ़ रखी है उसको समझ आएगा, जिसको नहीं पढ़ रखी आप बस ये समझो बेटा, हम बेस को हटा सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। जिसने मैथ्स पढ़ रखी है वो ये सुनो, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको पता होगा कि भाई अगर मैं log 2n लिखता हूँ, तो इसको हम कह सकते हैं log n बाय log 2 विद एनी बेस, मतलब कॉमन बेस होना चाहिए, विद एनी अदर बेस, मान लो k, कोई भी दूसरा बेस हो सकता है, ये इसको लिखो ना लिखो कोई भी बेस हो सकता है। अब इसको मैं ये नहीं कह सकता 1 अपॉन log 2, तो कोई बेस होगा मुझे नहीं पता वो, इंटू log n। अब इसको हम और क्या कह सकते हैं, ये तो एक कांस्टेंट है। तो एक बात बताओ, बिग O ऑफ, ये तो ये था ना, ये log 2n की वैल्यू ये है, ये मैंने आपको समझाया। तो बिग O ऑफ log 2n, जिसकी वैल्यू है बिग O ऑफ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/log 2 विच इज़ अ कॉन्स्टेंट इंटू log n। तो ये तो एक कांस्टेंट बन गया, k या कुछ भी हो, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बिग O ऑफ log n बोल देते हैं। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि बेस हमारा कितना है। तो हमारी पहली बार एक ज़बरदस्त सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है जिसमें log n हो रहा है, लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं इसको। आई होप आपको ये क्वेश्चन यार समझ आ रहा होगा कि जब मैं मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 कर रहा हूँ तो क्या डिफरेंस हो रहा है और कितना अच्छा क्वेश्चन ये बन पा रहा है, ठीक है। तो अब एक बार फाइनली फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं कि अगर मैं सिर्फ k रखता हूँ तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि n है और k है। अब देखो k में भी सेम ही सीन है, इसका आंसर भी यही आएगा। अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ, इसका आंसर भी मेरा log n ही आएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
मैं आपको समझाता हूँ क्यों। लॉग विद के एन आएगी, लेकिन उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा बेटा इसलिए है क्योंकि आई की वैल्यूज़ कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन ये होगी कितनी वैल्यूज़ ऑफ आई है। तो आई हो सकता है मेरा 1, फिर के से मल्टीप्लाई होगा हर नंबर, तो फिर आई बन जाएगा के, समझना मेरी बात। फिर एक और के से मल्टीप्लाई होगा, के स्क्वायर बनेगा, फिर आई की वैल्यू के क्यूब होगी, जैसे पहले 2 की क्यूब 2 क्यूब ऐसे हो रहा था। लास्ट में जाते जाते मान लो लास्ट टर्म है के की पावर एक्स। अब अगेन मैं सेम काम करूँगा, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरी x प्लस 1 ही है एंड मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ x प्लस 1 है। अब बस मुझे ये x निकालना है। यहाँ पे बस डिफरेंस क्या होगा कि मैं इस वैल्यू को n मानूंगा, तो k की पावर x को मैं n मान लूँगा, तो x आ जाएगा मेरा log विद बेस kn। तो जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बन जाएगी बिग O ऑफ log k बेस n। तो अगेन इसको भी सेम उस फॉर्मूले से हम इसको नीचे रख के हटा सकते हैं एज अ कांस्टेंट, क्योंकि k यहाँ पे जो भी है कांस्टेंट है और n से छोटी वैल्यू होती है यहाँ पे आपको गिवन होगी, राइट। तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन अगर log विद बेस m दे रखा हो ना, m और n दो चीज़ें यहाँ पे सेपरेटली है, तो उसको आप ऐसे मत हटाना। हालांकि आप ये भी लिख सकते हो log kn, या फिर आप लिख देना अप्रॉक्सीमेट करके, क्वेश्चन आया तो log n, ठीक है। तो सेम थिंग, दीज आर एब्सोल्युटली सेम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये बहुत बढ़िया था। तो बच्चों यार अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप मेरा चेंज हो गया है, लेकिन चीज़ वही पढ़ा रहा हूँ आपको। तो हमने यार इससे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सारी चीज़ें अभी जस्ट की है, राइट। हमने थोड़ी बहुत मैथ्स भी यहाँ पे देख ली है। अब हम करने वाले एक और क्वेश्चन जहाँ पे लिखा है, पूछा है हमसे कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द बिलो कोड स्निपेट। तो ये मेरा कोड है। अगेन इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इंट सी इज इक्वल टू 0 हो गया C प्लस प्लस, इससे कोई लेना देना नहीं है। लूप के अंदर लूप है, नेस्टेड लूप्स मेरे को यहाँ पे दे रखे हैं। एक है आई इज इक्वल टू 0 से n तक, इसका मतलब ये तो n टाइम्स चलेगा भाई। जो ये वाला सामान है ये चलने वाला है मेरा n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ, बाहर की चीज़ तो मुझे क्लियर हो गई कि ये n टाइम्स चलेगी, ठीक है, ये तो n टाइम्स चलेगी। अंदर का लूप का देखते हैं एक बार, अंदर का लूप क्या डिपेंडेंट है आई पे? हाँ बिल्कुल है। तो हम ऐसे ही कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं कर सकते। अंदर का लूप अगर 1 से लेकर m तक जाता तो बात अलग थी, 1 से लेकर m तक, तो ये m टाइम्स चलता ऑलमोस्ट, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n इंटू m हो जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है कि ये i प्लस 1 से लेकर m तक जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या सीन है, n कुछ है m कुछ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि हम टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम ऐसे निकालते हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है। कि हम देखते हैं कि i क्या है, i 0 से लेकर n तक जा रहा है, तो i पहले 0 है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, i लास्ट होगा मेरा n प्लस 1, n माइनस 1 सॉरी, ठीक है, क्योंकि i इज इक्वल टू n पे लूप टूट जाएगा। लूप की इटरेशन निकाल रहे हैं। दूसरा यहाँ पे यार क्या बात है यहाँ पे, अब जब i 0, एक बात बताओ, j शुरू हो रहा है i प्लस 1 से लेकर m तक, समझो मेरी बात। तो अगर i 0 है तो अभी j 1 से लेकर m तक जाएगा, तो इस केस में जो j है वो मेरा 1 से लेकर m तक जाएगा, 1 2 3 अप टू m माइनस 1, क्योंकि लेस देन m है हमेशा, ठीक है भाई। दूसरी चीज यहाँ पे, अब i अगर 1 है, j हमेशा i प्लस 1 से शुरू हो रहा है, तो j i प्लस 1 यानी कि j जाएगा मेरा 2 3 4 अप टू m माइनस 1। सिमिलरली i इज इक्वल टू 2 है, तो j जाएगा 3 4 अप टू m माइनस 1, समझ रहे हो। सिमिलरली आगे बढ़ते रहेगा सारा मामला। अगर i n माइनस 1 है, समझना मेरी बात को, अगर i n माइनस 1 है तो j शुरू हो रहा है i प्लस 1 से, i प्लस 1 यानी कि n माइनस 1 प्लस 1 यानी कि n से शुरू हो रहा है j, लास्ट राउंड में, बाहर के लूप की लास्ट राउंड में j n से लेकर m तक जा रहा है, तो j की वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1 अप टू m माइनस 1। समझ रहे हो, j तो n से ज्यादा हो सकता है। अब यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ n से लेकर m, यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ एक बार के लिए कि यार मेरा n जो है वो m से छोटा है, बड़ा है तो चलो उसको भी देख लेंगे, ठीक है, उसको भी देख लेंगे। तो अब एक बात बताओ, ये नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी है? वेरी क्लियर, ये जो टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस है ये m माइनस 1 है, 1 से लेकर m माइनस 1 तक जा रही है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरे कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे ये कितने हैं प्लस ये कितने हैं प्लस ये कितने हैं प्लस ये कितने, और कोई पैटर्न दिख रहा है? जी हाँ दिख रहा है पैटर्न। सबसे पहले ऊपर मेरी m माइनस 1 टर्म्स है, फिर इसके बाद एक कम हो जाएगी m माइनस 2 टर्म्स है, फिर इसके बाद एक और कम हो जाएगी m माइनस 3 टर्म्स है, समझ रहे हो। ये m माइनस 2 टर्म्स है टोटल, 2 से लेकर ये, ऑब्वियसली। तो एक एक कम होते जा रहा है, पैटर्न मुझे समझ आ रहा है कि यार एक एक कम हो रहा है।
तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इज इक्वल टू m-1 प्लस m-2 प्लस m-3 डॉट 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 अप टू कितनी बार ये टर्म्स बनेगी। जैसे ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, एक तरीके से मैं कह रहा हूँ ये कितना होगा m-1 m-2 m-3 नंबर ऑफ टर्म्स कह रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ये इतनी बार हो गया m-1 m-2 m-3 एंड सो ऑन, और ये 0 से लेकर n-1 तक जा रहा है तो n टाइम्स हो गया। ये n लाइंस है, नंबर ऑफ लाइंस n है, तो ये भी m नंबर ऑफ टर्म्स n नंबर ऑफ टर्म्स होगी। तो 1 से लेकर n तक लास्ट पक्का होगी मेरी m-n, ठीक है, प्लस m-n। तो यहां से लेकर डॉट 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 m-n 100%, और ये टोटल n टर्म्स होगी। थोड़ी सी मैथ्स है यार, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सीक्वेंस सीरीज आती है तो ये क्वेश्चन हलवा भी नहीं है कसम से, ठीक है। इवन CBSE एस्पिरेंट्स के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना आप, कुछ भी नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वो गिनने हैं, तो m-1 प्लस m-2 m-3 अप टू ये m-n है, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट अगर n से लेकर m-1 तक जा रहा है, इतनी मैथ्स आपको आनी चाहिए। तो ये हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो गए, एक बात बताओ, अगर ये टोटल ये जो ब्रैकेट्स के अंदर n चीजें हैं 1 से लेकर, तो मैं कह सकता हूं m आ रहा है कितनी बार, m प्लस m प्लस m प्लस m, सारे m को ले लो, n टाइम्स तो ये आ रहा है, ठीक है, n टाइम्स तो ये आ रहा है। फिर 1 माइनस को कॉमन लो, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, 1 प्लस 2 अप टू n, ऑफकोर्स ये देखो 1 से लेकर n। अब ये n टाइम्स m है, थोड़ी सी यहाँ पे जगह बनाते हैं, वैसे है जगह ये m टाइम्स n है, तो इसको हम लिख सकते हैं m इंटू n, mn, ये m टाइम्स n है, और ये -1 से लेकर n तक का सम, तो n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2, तो कुछ ऐसा सीन है, mn माइनस n प्लस 1 अपॉन 2, ये जो लास्ट में चीज लिखी है इसको अगले पेज में लिखते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारा आया है ये वाला सीन है, इसको एक खाली पेज बनाना चाहिए ना मेरे को, एक मिनट गाइस। mn माइनस इतना था n प्लस 1 अपॉन 2, तो माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, ठीक है भाई। अब इसमें से एक काम करो, आप n को कॉमन ले लो, तो n आ गया, फिर कितना बचेगा यार यहाँ पे, अगर मैंने n को कॉमन ले लिया तो आ जाएगा m माइनस n प्लस 1 अपॉन 2, इस 2 वाली चीज को भी हटा सकते हो, ये लो 2m ले लो, ये चीज आ गई। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम जानते हैं इसका आंसर हो गया n ब्रैकेट 2m माइनस n माइनस 1, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, बिग O ऑफ दिस। अब हम जानते हैं 2 को हटा सकते हैं हम, ठीक है, तो बन जाएगा बिग O ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय 2m माइनस n फिर -1, ठीक है, ये सीन बैठ रहा है हमारा, ठीक है। अब इसमें और क्या चीजें हटा सकते हैं, एक बात बताओ, n इंटू m, ये बेसिकली ये है बिग O ऑफ, और अच्छे से कर लेते हैं, 2nm, इसको ये कह सकते हैं -n² फिर -n। एक बात बताओ, ये तो बहुत छोटी टर्म है ना, मैंने आपको समझाया था अगर n² और n दोनों है तो इसको तो हम हटा सकते हैं, n को सॉरी, तो बिग O ऑफ यहाँ पे आ गया 2nm माइनस n², जिसको आप वैसे ये भी लिख सकते हो, ठीक है, बिग O ऑफ, इनफैक्ट बिग O ऑफ 2mn को क्योंकि आप लिख सकते हो बिग O ऑफ mn, तो आप n को कॉमन ले से जो भी है इसको ये ले लेते हैं, बिग O ऑफ n इंटू 2m माइनस n, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये बिल्कुल, वैसे हम 2 को भी हटा सकते हैं, बिग O ऑफ n इंटू m माइनस n लिख सकते हैं, ठीक है, सेम थिंग, नॉट अ बिग डील। तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। और अगर 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 ऐसा है कि भाई जो m है वो n से कई गुना ज़्यादा है, मतलब जैसे कि हम कह भी रहे थे n से लेकर m तक जा रहा है, f यहाँ पे लिख देना अगर एग्जाम में ऐसी चीज़ें आई, अगर m n से ज़्यादा है तो इस केस में यार mn की वैल्यू n² से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो हम इसको सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग O ऑफ mn भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर बराबर भी है तो भी आप mn कह ही सकते हो, ऑलमोस्ट इक्वल टू, ठीक है, बराबर है फिर तो बिल्कुल ही कह सकते हो, तो ये आप कह सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ m इंटू n, ठीक है, वाह, ये भी लिख सकते हो वैसे तो, बट दिस इज बेटर। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि अगर m मेरा n से बड़ा है, m अगर n से बड़ा है तो ये टर्म काइंड ऑफ हट जाएगी और 2 बाहर से हट जाएगा, तो सेम थिंग, ठीक है, तो mn इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब इनफैक्ट mn को आप यार बेटा देखो, एक और मैं आपको बता देता हूँ चीज, कभी भी लीनियर रिलेशंस होते हैं, मतलब i मेरा 1 से लेकर n, 0 से लेकर n बाहर जा रहा है, और j मेरा मान लो 1 से लेकर i जा रहा है, तो भी आप ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, हमेशा नहीं कर सकते ऐसे में, मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यस, बट हो जाता है काम, ठीक है। तो कब कब काम होता है, एक बार बता देता हूँ कि कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं
देखो क्लियर बता रहा हूँ, अगर ऐसा है ये हमेशा काम नहीं करेगा, बट फिर भी अगर i 1 या 0 से लेकर n तक जा रहा है, ठीक है, और इसके अंदर अगर जो j है वो 0 या 1 से लेकर i तक भी जा रहा है ना, अगर मान लो ऐसा मेरा कोड है, ठीक है, तो इसमें भी यार आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब n और इसको हम n ही मान लेंगे, तो n²/2 आता है वैसे इसका, बट बिग ऑफ n² हो जाएगा ये भी, ठीक है। या फिर अगर ऐसा है इसी की जगह अगर ये भी है और i = 1 या 0 से लेकर n तक अगर जा रहा है और j जा रहा है i से लेकर, ठीक है, n तक अगेन, तो इस केस में भी यार ज़्यादा नहीं सोचना, या i से लेकर m तक जा रहा है मान लो, ठीक है, तो आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हो n और m, तो बिग ऑफ nm टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कोई दिक्कत नहीं है इतनी, ठीक है। तो ये भी आप कह सकते हो टेक्निकली, इसमें भी अगर ये जो भी सीन है, ठीक है, तो कई बार चलती है मल्टीप्लिकेशन बट हर बार नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे जो कि बहुत अच्छा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, हमने टाइम और स्पेस पढ़ा था, तो हमने पहला एग्जाम्पल में ही ये पढ़ा था कि मेरे पास एक सॉल्यूशन था जिससे मेरा स्पेस बच रहा था, बस टाइम बहुत लग रहा था। दूसरा सॉल्यूशन था एक्स्ट्रा एरे मैंने ले लिया तो मेरा स्पेस बढ़ गया था, तो मेरी स्पेस एक्स्ट्रा में खा रहा था लेकिन टाइम बच रहा था। फिर तीसरा सॉल्यूशन था स्पेस भी बचा रहा हूँ, टाइम भी बचा रहा हूँ। आइडियली एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको टाइम और स्पेस दोनों ही बचाने होते हैं। स्पेस का मतलब क्या है कि हम जो एक्स्ट्रा एरे या एक्स्ट्रा कुछ ऐसी मेमोरी घेर रहे हैं तो उसको हम स्पेस कहते हैं। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ध्यान रखना, अगर मैं एक्स्ट्रा वेरिएबल्स बना रहा हूँ तो हम इतना एज सच स्पेस नहीं घेरते, वो ना के बराबर होता है। लेकिन पूरा एरे बना रहे हैं एन साइज का तो उसको हम बोलते हैं कि अच्छा स्पेस घेर लिया हमने। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे होता है। ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे अगर मैं कहता हूँ अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में 1 से लेकर n तक जा रहा है या 2 से लेकर n तक जा रहा है या 0 से लेकर n तक जा रहा है, तो मैं उसको अप्रॉक्सीमेट n ही बोलता हूँ, एक आध से फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता स्पेस पे, लेकिन एरे बनाते हैं, कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, डेफिनेटली फर्क पड़ता है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। एरे, हैश मैप, कुछ भी अगर आप बनाते हो तो यहाँ पे, ठीक है। और तो यहाँ पे देखो अब हमें करना क्या है बेसिकली यार, अब दोनों दो चीजें बताऊंगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ऑक्सिलरी स्पेस, दोनों की डेफिनेशन देखते हैं। देखो भाई, ऑक्सिलरी स्पेस होता है दी एक्स्ट्रा स्पेस यूज्ड। ऑक्सिलरी स्पेस होता है मेरा यार दी एक्स्ट्रा स्पेस, बात नहीं बैठ रही थोड़ी, यूज्ड, ठीक है। ऑक्सिलरी होता है जो एक्स्ट्रा स्पेस मेरा यूज होता है। मतलब एक्स्ट्रा स्पेस अभी मैं आपको समझाऊंगा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस के अंदर मान लो एक एरे है, उसके ऊपर हमें काम करना है। जब मैंने अपने पहले एग्जांपल में एक एक्स्ट्रा एरे यूज किया था तो उसको कहते हैं कि हाँ मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया एन साइज का। और अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल अपने किसी एल्गोरिदम के लिए व्हेन आई यूज एन एक्स्ट्रा स्पेस फॉर माय एल्गोरिदम फॉर समथिंग एक्स्ट्रा, उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी स्पेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एक्स्ट्रा एरे बना लिए जस्ट बिकॉज, मान लो हमने एक एक्स्ट्रा एरे बना लिया एन साइज का ऐसे, ठीक है, तो इसमें मैं बोलूंगा कि मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। टेक्निकली मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, ऑक्सिलरी स्पेस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं, ऑक्सिलरी स्पेस मेरा बिग ऑफ एन होगा। समझ रहे हो? एक्स्ट्रा स्पेस जितना हम खर्च करते हैं तो उसकी भी वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरह ही हम उसको निकालते हैं, सेम मतलब नोटेशन होती है, बिग ऑफ एन करके होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारी चीजें होती है। अब वैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि द टोटल स्पेस यूज्ड, द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है बेटा हमारा यहाँ पे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है, ठीक है, द टोटल स्पेस यूज्ड, द टोटल स्पेस यूज्ड इन द क्वेश्चन। अब टोटल स्पेस यूज में जो पहले से हमें, मान लो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक एरे दे रखा है उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट, तो पहले से भी जो एरे दे रखा है ना उसको भी हम काउंट करते हैं, उसको भी हम काउंट करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? उसको भी हम यहाँ पे काउंट करते हैं अगर पहले से मुझे यहाँ पे एरे दे रखा हो, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, वो चीज आपको यहाँ पे देखनी है कि टोटल स्पेस यूज, तो इसमें पहले से भी गिनेंगे, तो टोटल यूज स्पेस में मतलब गिवन स्पेस, गिवन अगर कोई दे रखा है उसको भी आप बोलोगे कि हाँ ये भी है टेक्निकली स्पीकिंग, प्लस एक्स्ट्रा स्पेस अगर आप ले रहे हो तो, इफ यू आर यूजिंग, ये जरूरी नहीं है, तो दोनों को मिला के। अब आपसे यूजुअली अगर इंटरव्यू में पूछते हैं कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है तो आप ऑक्सिलरी स्पेस भी अगर बोल देते हो
तो दैट इज़ नाइस कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इतना मैं एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहा हूँ, बट उसे बता देना कि अच्छा एक एग्जिस्टिंग एरे भी है तो टोटल स्पेस यूज्ड इतना होगा मेरा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम सीन है कि एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं आपको। जैसे ये रहा, कैलकुलेट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस फॉलोइंग कोड। अब आप बोलोगे 0 से लेकर n तक लूप चल रहा है और एरे का एलिमेंट भर रहा है मेरा, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आई प्लस प्लस और नहीं हो रहा, पहली बात तो ए आई प्लस प्लस हो रहा है। आपका एरे हमने यहीं की यहीं बना दिया, तो यहीं मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ चुका है। अब इसके साथ आप कुछ भी करो, आपने यहाँ पे एक एरे बना दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो इसका मतलब यहीं से हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n है। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n है, क्योंकि मैं एक एरे बना रखा है मैंने, सिंपल। अब उसके ऊपर तुम लूप चलाओ, कुछ करो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n है, क्योंकि लूप मेरा एक ही बार चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को करते हैं, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इफ वी जस्ट ट्रवर्स विदाउट क्रिएटिंग एन एरे। मतलब यही सेम, c इज इक्वल टू 0 है, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन एन, i प्लस प्लस c प्लस प्लस। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? मैंने कोई भी एक्स्ट्रा एरे नहीं बनाया। अब आप बोलोगे यार एक वेरिएबल बनाया तो है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है मैंने, तो ये भी स्पेस घेर रहा है। अरे घेर तो रहा है, लेकिन n के रिस्पेक्ट में क्या ये कोई स्पेस घेर रहा है? अगर मान लो n 10,000 है तो एक मैंने एलिमेंट बना दिया, कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो जब मैं कभी भी एक्स्ट्रा स्पेस खर्च नहीं करता, इनफैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी अभी तक हमने ये देखा ही नहीं कि अगर मेरा कोई टाइम लग ही नहीं रहा है, कोई ऑलमोस्ट टाइम लग ही नहीं रहा है, नेग्लिजिबल है, मान लो फॉर लूप एक बार चल रहा है या फॉर लूप कभी चल ही नहीं रहा है, तो उस केस को मैं बोलता हूँ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस केस को मैं बोलता हूँ कांस्टेंट स्पेस यूज्ड, कोई स्पेस खर्च नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ऐसे केस में मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ 1। इसको मैं बोलता हूँ बिग O 1। n की जगह यहाँ पे 1 लिखना होता है, बिग O ऑफ k नहीं, बिग O ऑफ 1 लिख दोगे, बिल्कुल सही है। इनफैक्ट इवन इफ मान लो ऐसा सीन है, एक बार थोड़ा सा देखते हैं कि अगर कोई एक्स्ट्रा स्लाइड बनाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसा सीन है कि मैंने एक एरे ही बना रखा है, एक एरे भी बना दिया, इंट ARR 50 मान लो। ठीक है, मतलब पहले से दे रखा है, या इंट ARR 10। ठीक है, इंट ARR 10। तो बेटा इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ये भी बिग O ऑफ 1 होगी। समझ रहे हो? ये भी बिग O ऑफ 1 होगी, क्योंकि कांस्टेंट स्पेस है। अब वो 10 का हो, 5 का हो, अगर n की रिस्पेक्ट में होता, n के टर्म्स में होता तो कोई बात होती। ठीक है, n के टर्म्स में होता, n स्क्वायर, n का रूट, log n, तो कोई बात होती। लेकिन कांस्टेंट स्पेस में बिग O ऑफ 1 बोलते हैं। एक्चुअली इसको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि आप बोलोगे अच्छा मेरा स्पेस यूज्ड कितना है, ये तो हो गया मेरा ये, तो मैं बोलूंगा बिग O ऑफ, मैं कह सकता हूं 10, राइट, बिग O ऑफ 10। तो अब 10 मेरा कांस्टेंट है तो मैं उसको बाहर उसको हटा सकता हूं, तो इसलिए हम बिग O ऑफ 1 बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा सीन है। तो इन जनरल अगर मैं बोलता हूँ बिग O ऑफ k, तो इसकी वैल्यू बिग O ऑफ 1 होती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट स्पेस, ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द बिलो नेस्टेड लूप कोड स्निपेट। सबसे पहली बात तो अब मैंने यहाँ पे दो वेक्टर बनाए, वेक्टर इंट a और एक मैंने v नाम का एरे बनाया, लेकिन अभी ये खाली है बेटा, अभी मैंने कोई साइज नहीं दिया। ये देखो, अगर मैंने लिखा होता वेक्टर इंट a और यहां पे फिर मैंने लिखा होता n, तो ये n साइज दे देता मैं। लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो एम्प्टी है अभी, तो अभी कोई स्पेस खर्च नहीं हुआ है अभी तक। आगे देखते हैं। अब ऐसा सीन है, मेरा लूप चल रहा है कुछ ऐसा चल रहा है, i जा रहा है 0 से लेकर n तक, तो n टाइम्स चल रहा है, j जा रहा है 0 से लेकर m तक, तो इंडिपेंडेंट है दोनों। तो ये चल रहा है n टाइम्स, और नेस्टेड लूप है, ये चल रहा है m टाइम्स, लूप के अंदर लूप है, ये चल रहा है n, ये m। तो पूरा लूप कितनी बार चल रहा है, जरा एक बार ये बताओ, पूरा लूप कितनी बार चल रहा है? कंफ्यूज मत होना कि भाई इसका n स्पेस होगा, इसका m होगा, नहीं 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 नहीं। अंदर की चीज ये है, अंदर की चीज ये है जो लूप्स के अंदर रन कर रही है, ये कितनी बार रन करेगी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। अगर ये और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये n टाइम्स चल रहा है, m टाइम्स, तो पूरा लूप चलेगा n इंटू m टाइम्स, यानी कि nm टाइम्स। तो ये जो समान है मेरा
जिसको मैं अभी ऑरेंज से कर रहा हूँ, ये जो ऑरेंज से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये nm टाइम्स चल रहा है, nm, n इंटू एम टाइम्स, मल्टीप्लाई किया है मैंने ये, ठीक है, n इंटू एम टाइम्स। अब हर बार ए आई प्लस प्लस और बीजे प्लस प्लस क्या होता है, आप ये सोचोगे ये क्या लिख रखा है यार, एरे का एलिमेंट को प्लस प्लस करना। देखो बाय डिफॉल्ट अगर आप वेक्टर या इवन एरे बनाते हो, वैसे तो अगर वेक्टर बनाते हो तो उसके सारे एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट जीरो होते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पे मैंने ए आई प्लस प्लस कर दिया, तो सबसे बड़ी गलती तो वैसे ये है कि मैंने इंडेक्स बनाया ही नहीं था, तो ये एरर देगा। तो इसको चेंज किया था मैंने, चेंज क्यों नहीं हुआ है, दिस विल गिव एरर बेटा। लेकिन आप ये समझ लो यहाँ ये नहीं लिखा है, इसकी जगह ये तो एरर दे देगा ना यार, क्योंकि खाली एरे बना हुआ है। तो अगर जैसे मैं ये लिखूं हर समय ए डॉट पुश बैक, हर बार ए में कुछ पुश बैक करूं, मान लो आई, ठीक है, और अगर मैं बी में पुश बैक करूं, और अगर मैं हर बार बी में पुश बैक करूं जे, ये दे रखा है मान लो मेरे को अंदर। कौन कौन बना देता है स्लाइड्स यार मेरी, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे इन दोनों की जगह, आप ये समझो लूप के अंदर ए डॉट पुश बैक आई और बी डॉट पुश बैक जे। तो मैं हर समय ए में बार बार पुश बैक कर रहा हूँ एन इंटू एम टाइम्स, बी में पुश बैक कर रहा हूँ एन इंटू एम टाइम्स। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ए का साइज एन इंटू एम बन जाएगा और बी आर ए का साइज भी एन इंटू एम। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा टोटल स्पेस यूज्ड, टोटल स्पेस कितना है, एन एम प्लस एन एम दोनों में भर रहा है, तो यानी कि 2nm। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है O इंटू एन एम। क्यों बेटा, क्योंकि 2 तो मेरा कांस्टेंट है, 2 हट जाता है। भाई सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरह रूल्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है जब अप्रोक्सीमेशन की बात आती है। तो ये हमारा आंसर है। ध्यान रखना अंदर ये हो रहा है ए डॉट पुश बैक आई बी डॉट पुश बैक जे, क्योंकि ये तो एरर दे देगा। ठीक है बेटा, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर क्रिएटिंग अ 2D मैट्रिक्स, यानी कि 2D एरे अगर मैं बनाता हूं तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कितनी होगी। 2D एरे मैं बनाता हूं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। 2D एरे एक ग्रिड होता है, या मैट्रिक्स एक ग्रिड होता है, ठीक है। 2D एरे ही लिख देता हूं, मैट्रिक्स का तो मतलब ही 2D होता है। 2D एरे स्लैश अ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स का मतलब 2D एरे होता है। तो एक 2D एरे मान लो मैंने ये बनाया, ठीक है, तो इसमें 3 रोज है, 4 कॉलम है, तो ये कुछ ऐसा बना होगा, इंट ए, मान लो ए नाम का है, एंड 3 4। तो अगर मैं ये बनाता हूं तो ऐसा कुछ एरे बन जाता है मेरा। तो ऑब्वियसली मेरा स्पेस कितना होता है, एक एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर मैं इन जनरल एक एरे ऐसा बनाऊं, अगर मैं लिखूं 2D एरे ऐसा बनाऊं, इंट ए आर आर और m रोज और n कॉलम्स, या कुछ भी n रोज m कॉलम्स, तो बेटा इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतना ही होगा, n इंटू एम होने वाला है, ठीक है, डिपेंडिंग मेरे रोज और कॉलम्स कितनी है। ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार देखो इसको। व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इफ वी क्रिएट 3 एरेस ऑफ द सेम साइज। पहले से ही मैं 3 एरे बना रहा हूँ, इंट ए इंट बी और सी इकट्ठा कर सकते हैं, और फिर मैं एक लूप चलाऊं जिसमें मैं कुछ नहीं कर रहा। ये तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है, ये आपको कतई बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए है कि भाई ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बिग ऑफ एन है, क्योंकि एन टाइम्स मेरा लूप चल रहा है। बात है कि ये स्पेस आ रहा है, तो टोटल स्पेस कितना होगा मेरा यार। देखो टोटल स्पेस विल बी डिफरेंट, अगर मैं 1 बनाता हूँ, 3 बनाता हूँ, 10 बनाता हूँ, ठीक है। टोटल स्पेस तो मेरा 3n है, n 3 एरेज है, लेकिन वही बात है, मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ 3n, यानी कि बिग ऑफ n, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, तो सेम ही रहेगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सेम ही रहेगी अगर मैं 3 या 10 एरे बनाऊं, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ, लेकिन बस वो बदल जाएगा, क्या, मेरा टोटल स्पेस तो बदलेगा ही, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द बिलो नेस्टेड लूप कोड स्निपेट। तो ये नेस्टेड लूप दे रखा है मेरे को एक, सबसे पहली बात तो 2D एरे बनाया है, तो ध्यान देना बेटा, ये 2D एरे बना है। तो 2D एरे में क्या है, यहाँ पे दे रखा है n इंटू एन बाई टू, मेरी नंबर ऑफ रोज इतनी है, नंबर ऑफ कॉलम इतनी है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस 2D एरे आर n इंटू एन बाई टू, ठीक है, यानी कि n स्क्वायर बाई टू। तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी अभी के लिए, अभी तक का अगर मैं काउंट करूं, जो स्पेस है वो ये है,
n² मेरा स्पेस यूज हो रहा है अभी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरा नेस्टेड लूप है, i 1 से लेकर n जा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, j 0 से लेकर n/2 तक जा रहा है, j प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, और ए आई जे प्लस प्लस, अब इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है मेरा, सिर्फ अगर अच्छा टाइम और स्पेस दोनों निकालनी है, लेना देना है बेटा, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहली बात तो इससे स्पेस का कोई लेना देना नहीं है इस पार्ट में, क्यों? एक्स्ट्रा स्पेस कहीं पे भी नहीं बन रहा, बस कुछ चीज़ें हो रही है, और ए आई जे प्लस प्लस हो रहा है, जो मर्जी है, इसकी वैल्यू बढ़ती रही है। कभी मैं लिखता हूँ ए आई जे प्लस प्लस, तो एरे में बाई डिफॉल्ट मान लो 0 वैल्यू पड़ी है, वैसे तो गार्बेज होती है, लेकिन अगर मैं प्लस प्लस करता हूँ तो बस होगा क्या कि इसकी वैल्यू मेरी 1 बन जाएगी। तो आप इसकी जगह ये भी समझ सकते हो कि इसने ये लिखा है, सब में वैल्यू मैं 1 को डाल रहा हूँ। ठीक है, सारे पूरे एरे के अंदर। अब एक बार देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियरली स्पीकिंग, आई अगर 1 से लेकर n तक जा रहा है 2 की मल्टीप्लिकेशन में, तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, 1 से लेकर n जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 2 4 अप टू n log n, ये आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पे तो भाई log n होने वाला है। ठीक है, बाहर का, अंदर का देखते हैं क्या डिपेंडेंट है आई पे, नहीं है, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो सीधा, j जा रहा है 0 से लेकर n/2 तक और j प्लस प्लस। ध्यान रखना n/2 है, इसका ये मतलब नहीं है कि डबल हो रहा है ना, j एक से ही बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट देखो, तो j की वैल्यू 0 1 2 अप टू n/2 से एक कम। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, n/2, ये टोटल टर्म्स n/2 है। तो अंदर का लूप n/2 टाइम्स चल रहा है, बाहर का लूप log n टाइम्स चल रहा है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे उस प्रॉपर्टी से जो हमने पढ़ा था, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टोटल टाइम हो जाएगा n/2 इंटू ऑलमोस्ट log n, तो मैं कह सकता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n, बाई 2 बाहर आ जाएगा। तो बेटा ये है मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और ये है मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हो जाएगी मेरी बिग O ऑफ n², क्योंकि बाई 2 मेरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, n log n। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ है नहीं इसमें वैसे। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ स्टार्टर्स पे आते हैं। अब हम सिर्फ क्वेश्चंस हमारे कुछ बचे हैं, तो उनको निपटा के आज का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खत्म कर देते हैं, कुछ होमवर्क्स भी आपको देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है हमारे, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द फॉलोइंग कोड स्निपेट। ठीक है, तो आपको ये निकालने, कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस फॉलोइंग कोड स्निपेट। अगेन c इज इक्वल टू 0, c प्लस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है, ये लूप कितनी बार चल रहा है हमें इससे मतलब है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बेवकूफ़ बनाने के लिए तो ये देखिए 1 से लेकर n तक जा रहा है और i प्लस इज इक्वल टू आई लिखा है बेटा ये। अब एक बार ये देखो i प्लस इज इक्वल टू आई, इसको ये समझो, पहले तो इसको डिकोड करते हैं। i प्लस इज इक्वल टू आई का क्या मतलब होता है, i प्लस इज इक्वल टू एनीथिंग का क्या मतलब होता है। अगर मैं कहता हूं x प्लस इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता i प्लस इज इक्वल टू आई का तो मीनिंग होता है i इज इक्वल टू आई प्लस आई, मतलब जो ये वाला एलिमेंट है ये ऐड कर दो, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है। अगर मैं लिखता हूं समथिंग प्लस इज इक्वल टू, तो ये एलिमेंट बस उसमें ऐड करना है, तो i इज इक्वल टू आई प्लस आई। थोड़ा और इसको ढंग से करो, इसका तो ये मतलब नहीं है i इज इक्वल टू 2i, तो i इज इक्वल टू 2i का क्या मतलब होता है बेटा, i को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम हमेशा, i इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय आई नहीं लिख सकते इसको, एक ही तो बात है, 2 मल्टीप्लाइड बाय आई, आई प्लस आई ये होता है मैथमेटिकली स्पीकिंग। तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते i मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। तो बेटा एक बात बताओ, अगर बेवकूफ़ बन गए हो अभी तक, तो आई के अंदर अगर मैं हर समय वापस से आई को ही ऐड कर दूंगा, तो क्या उसको ये नहीं कह सकते कि मैं डबल कर रहा हूँ आई को। यार पहले आई 1 है, आई में 1 ऐड कर दिया 2 बन गया, फिर 2 में 2 ऐड कर दिया 4 बन गया, 4 में 4 ऐड कर दिया 8, 1 2 4 8 अप टू n log n। और ये बेसिकली आई प्लस इज इक्वल टू आई का इन शॉर्ट यही मतलब था, आई मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू 2, एक ही बात है, सेम कोड है, सेम टाइम्स लूप चलेगा, कोड ही सेम है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका दूसरा वर्जन था। हम जानते हैं भाई इसकी तो आंसर होती है मेरी log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं आई होगा मेरा 1 2 3, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, आई होगा मेरा 1 2 4 8 अप टू 2 की पावर x, और मैं जानता हूँ 2 की पावर x को मैं n बना दूंगा, लास्ट टर्म n है, x बन गई मेरी log n आई मीन, और मैं जानता हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी मेरी x प्लस 1 है, तो एक ही बात है। ठीक है, तो log n मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आ चुकी है। दिस इज योर आंसर, सिंपल बेवकूफ़ बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चन करते हैं, प्रॉबेबली इसमें भी बेवकूफ़ बना रखा है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आपका होमवर्क है। कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द फॉलोइंग कोड, नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क।
एक बार इसे नोट कर लो और देख लो इसमें क्या है, नोट कर लो इसको। c इज इक्वल टू 0, c प्लस प्लस अवॉइड करो। तो बाहर का लूप 1 से लेकर n तक चल रहा है, i प्लस इज इक्वल टू आई, अभी अभी समझाया है, ये तो बेवकूफ़ बनाने की टेक्निक थी, इसका मतलब क्या होता है हमें पता है। और j जा रहा है 0 से लेकर i तक, तो ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर i मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू 2 मैं लिखूँ, सेम क्वेश्चन है, लेकिन वापस से करने की कोशिश करो कि कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, ये आपको खुद करना है, खुद आपको सोचना है कि क्या हो रहा है। अगेन जो ये ऊपर वाली चीज़ है और नीचे वाली है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो आप ये मत करना कि ऊपर की इटरेशन और नीचे की इटरेशन निकाल के, नहीं नहीं नहीं, नीचे तो हर समय आई टाइम्स लूप चलेगा, लेकिन वो आई की वैल्यू क्या होगी ये सोचने की बात है। तो आपको वही काम करना है, जब आई 1 है तो जे क्या करेगा, जब आई 2 है तो जे क्या करेगा, जब आई 4 है तो जे क्या करेगा। हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी दूसरी भाषा में, खुद आपको ट्राई करना है, नोट करके इसको सॉल्व करो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ मेन कोर्स पे आते हैं यार, अभी तक स्टार्टर्स पे थे, अब अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यार हम कुछ कुछ। ठीक है भाई, बहुत अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर तरफ देखते हैं। पहले ये भी सिंपल, ये बेवकूफ़ बना रखा है, फिर भी करते हैं। कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द फॉलोइंग कोड। अगेन c इज इक्वल टू 0, c प्लस प्लस, कोई लेना देना नहीं है। i जा रहा है 1 से लेकर n तक, i प्लस इक्वल टू 1, तो बेसिकली ये तो ये था, i मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू 2 हो रहा है, इसका ये मतलब है। तो जब i 1 से लेकर n तक जा रहा है मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू 2, तो मैं जानता हूँ नंबर ऑफ ऑपरेशंस log n, मतलब बाहर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ log n है। अब अंदर की बात करते हैं यार, अगर j जा रहा है n से लेकर 0 तक, j माइनस माइनस, क्या आपको अंदर कहीं पे भी, ये भी मेन कोर्स क्या है, इससे तो आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। अंदर जो j इज इक्वल टू n से लेकर 0 है, एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कहीं पे भी i है? नहीं। तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ i, और मुझे पता है हर समय कितनी बार चलेगा ये, n से लेकर 0 तक j माइनस माइनस, तो n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू 0, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होगी यहाँ पे, तो मैं ऑलमोस्ट इक्वल टू n कह सकता हूँ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n प्लस 1 है, लेकिन n भी कह सकते हैं। तो अंदर का लूप n टाइम्स चलेगा, बाहर log n, तो सिंपल है यार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो, बिग ऑफ n log n या log n n, वैसे तो हम log n इंटू n या n log n कुछ भी बोलो, पर हम बड़ी टर्म आगे रखते हैं। ठीक है, तो ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो कुछ था ही नहीं, बस ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इससे मुश्किल तो ये होमवर्क है जो मैंने आपको दिया है। ठीक है, कुछ तो है इसमें एटलीस्ट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है यार, कैलकुलेट, ये देखो, कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द फॉलोइंग कोड स्निपेट। अगेन सी इज इक्वल टू ये, लूप्स को देखो, 1 से लेकर n तक जा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 0 से लेकर i तक जा रहा है और j प्लस प्लस हो रहा है। टेक्निकली स्पीकिंग ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी देखा है। ठीक है, ये देखो, ये रहा, 0 से लेकर i तक जा रहा है j प्लस प्लस, और i इज इक्वल टू 1 से लेकर n, i मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 2। तो ये मैं बार बार नहीं करूँगा, इसको भी होमवर्क लिख रहा हूँ, सेम है, सेम क्वेश्चन है बेटा। i प्लस इज इक्वल टू आई लिखा है बस यहाँ पे, एक बार देखो, 1 से लेकर n, i मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 2, 1 से लेकर n, i मल्टीप्लाई आई प्लस इक्वल टू आई, एक ही बात होती है। j 0 से लेकर i तक जा रहा है, j 0 से लेकर i, तो खुद आपको ये सॉल्व करना है, मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको यार खुद सॉल्व करना है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऐसा सिमिलर एक क्वेश्चन क्लास में। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका सेम है, सेम एज प्रीवियस होमवर्क, सेम है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा, मतलब वैसे तो सिंपल ही है, लेकिन फिर भी। अब आई जा रहा है मेरा 1 से लेकर, यहाँ पे देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, 1 से लेकर, बड़ी ध्यान दो, n तक नहीं जा रहा। पहले तो इनको अच्छे से करते हैं सॉल्व। i मल्टीप्लाइड बाय आई लेस देन n का मतलब होता है, ये देखो इसको डिकोड करते हैं कि भाई i का स्क्वायर लेस देन n हो, और बेटा इसका मतलब होता है i लेस देन रूट n हो। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर दिए आई, तो ये मुझे कंडीशन दे रखी है, आई लेस देन n नहीं है, आई लेस देन n का स्क्वायर है, n का रूट आई मीन। ठीक है, अब i मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 2 तो हमें सबको पता है। तो ये बाहर का लूप कितनी बार चलेगा, लेकिन पर अंदर का लूप तो डिपेंडेंट है मेरा i पे, तो कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बाहर का लूप तो वैसे मैं डिसाइड कर सकता हूँ, बट एक बात बताओ, i मेरा 1 से शुरू हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 2 4 अप टू रूट 10 तक मेरा जा रहा है i की वैल्यू। ठीक है, तो रूट 10 को मैं 2 की पावर x मान लूंगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सॉल्व, राइट, 2 की पावर्स में ही जा रहा हूँ ना मैं, क्योंकि तो मैं कह सकता हूँ 2 की पावर x इज इक्वल टू रूट 10, तो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट 10, एंड मैंने आपको समझाया था लॉग ऑफ रूट 10 भी लॉग n ही होता है टेक्निकली देखा जाए तो।
तो बाहर का लूप ऑलमोस्ट log n टाइम्स चल रहा है, ठीक है। लेकिन अंदर की चीजें देखते हैं, j 0 से लेकर i तक जा रहा है। अब i कितनी बार जाएगा ये मेरे को सोचना है, i कितनी बार जाएगा ये मेरे को सोचना है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैलकुलेट करते हैं। जब i 1 है तो j 0 से लेकर लेस देन 1, तो j एक ही वैल्यू लेगा, तो j मेरा 0 ही होगा। जब i 2 है तो j होगा मेरा 0 और 1, 2 टाइम्स चलेगा। समझना बहुत सिंपल है। जब i 4 होगा तो j 0 1 2 3 होगा। तो क्या मैं इन जनरल ये नहीं कह सकता कि जितना मेरा i है उतनी बार j चलेगा, जितना मेरे i की वैल्यू है, 1 है तो 1 टाइम्स चलेगा, 2 है 2 टाइम्स चल रहा है, 4 है तो 4 से कम नंबर्स 4 ही होते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे तो लास्ट मेरी i की वैल्यू क्या है, √10 है, तो j भी मेरा कितनी टाइम्स चलेगा, √10 टाइम्स, मतलब j की √10 वैल्यूज होगी। तो टोटल मेरी नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे, 1 + 2 + 4 अप टू प्लस √10, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे मेरे, यहाँ पे देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस बेटा मेरे होंगे 1 + 2 + 4 + 8 अप टू √10। तो इन सबका सम करना है इस समय, मेरे को समझना मेरी बात। एंड ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरी कितनी है, log n है, ये तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ। √10 को आप 2 की पावर x मान लो एक बारी के लिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन मेरे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन मेरे 1 + 2 + 4 अप टू, अगर मैं कहता हूँ 2 की पावर x है, ऑलमोस्ट इसके बराबर है वैसे तो, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर ये मेरा सम है, ठीक है, तो ये मेरी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, x टर्म्स थी, तो x की वैल्यू log n आ रही थी, तो टोटल ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ log n टर्म्स है, ठीक है। तो इसको भी छोड़ो एक बारी के लिए, ये मेरी log n नंबर ऑफ टर्म्स है, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। अब क्यों जरूरत है मेरे को log n की, क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है बेटा, 1 2 4 8 अप टू √10, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसका सम क्या होता है, ये देखो, जीपी का सम होता है मेरा सम, जीपी का सम होता है मेरा फर्स्ट टर्म a, फिर Rn-1 अपॉन R-1, जहां R मेरी कॉमन रेशो है, a मेरी फर्स्ट टर्म है। तो एक बात बताओ, इसको इधर ले आओ, एक बात बताओ, a क्या है, फर्स्ट टर्म तो मेरी 1 है, उसको हटा दो, और कॉमन रेशो भी मेरी कितनी है, 2 है, 1 × 2 2 × 2 2 फिर 4 × 2, राइट। तो a मेरा 1 है, r मेरा 2 है, तो इन वैल्यूज को अगर मैं यहाँ डाल दूंगा तो 1, फिर r है 2, 2 की पावर n, n मेरे नंबर ऑफ टर्म्स है ऑल्सो, ये कैपिटल n लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला n बेटा अलग है इस n से, ध्यान रखना, कैपिटल n में लिख देता हूँ इसको मैं। n मेरी नंबर ऑफ टर्म्स होती है, तो मेरी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, log n टर्म्स आ रही थी, log स्मॉल n, यहाँ कैपिटल n लिखा है, तो यहाँ पे 2 की पावर log n लिख दो, एंड log विद बेस 2n, ये एक्चुअली log बेस 2n नंबर ऑफ टर्म्स होती है, आपको समझाया था मैंने। तो 2 की पावर 2 - 1 ये आ गया, नीचे आ गया 2 - 1, तो 1 होता है वो तो। अब 2 की पावर log 2n मैंने आपको मैथ्स में समझाया था, ये n होता है, तो ये मेरा सम आ रहा है n-1, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट n मेरा सम है। तो अगर n सम है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बेहतरीन क्वेश्चन, बिग O ऑफ n। शायद आपने पहली बार देखा होगा ये चीज़, आपको हजम ना हो, लेकिन नेस्टेड लूप में, लूप के अंदर लूप जिसमें मल्टीप्लीकेशन n × m होता है, या n² होता है, या n log n होता है, वहां टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ बिग O ऑफ n आ रही है। सोच के देखो ना खुद, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे, बैक करते हैं एक बार ढंग से देखो, सिंपल सी बात है। आई मेरा क्या हो रहा है, देखो आई तो 1 2 4 अप टू √10 जा रहा है, ठीक है। जे मेरा जितना आई होगा उतनी बार चलेगा, तो टोटल कितनी बार लूप चलेगा, 1 2 4 ऐसे ऐसे करके, तो टोटल मेरा चलेगा इतनी टाइम्स लूप, 1 + 2 + 4 + 8, ठीक है, इतनी बार मेरा लूप चलने वाला है, इतनी बार। तो इस ये मेरी log n नंबर ऑफ टर्म्स है, इसके बाद तो मैथ्स लगी है, ठीक है, कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, log n, कॉमन रेशो है 2, फर्स्ट टर्म है 1, तो मेरा सम ऑलमोस्ट इक्वल टू n-1 है, विच इज आप कह सकते हो n। बहुत ये भी वैसे मैंने log n जो नंबर ऑफ टर्म्स लिए, ये अप्रोक्सीमेशन ही है, ठीक है। तो क्योंकि लेस देन √10 है ना, इसको लेस देन इक्वल टू मान रहा हूँ। आई होप आपको यार क्वेश्चन समझ आ रहा है, ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस कोड, अगेन C0 से लेकर ये, इसको अवॉइड करो। पहले देखते हैं बाहर का लूप कितना चल रहा है। बाहर का लूप मेरा जा रहा है, देखो भाई 1 से लेकर i × i लेस देन n, i + = i, सेम बात है यार, देखो बेवकूफ बना रखा है, i × = 2 होता है इसका मतलब, और i × i लेस देन n का मतलब होता है i लेस देन √10, ठीक है। तो ये कंडीशन है, वो इंक्रीमेंट है, ये सेम चीज है।
अब बस दिक्कत क्या है यहाँ पे, चेंज ये है, चेंज है बेटा, वहाँ जे 1 से लेकर 0 से लेकर आई तक जा रहा था, यहाँ n से लेकर आई तक जा रहा है और एक कम हो रहा है, तो फिर आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी गई है। अब देखो अंदर वाला लूप आई पे डिपेंडेंट है, तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता कि ठीक है मुझे ये तो पता है कि जो बाहर वाला लूप है यानी कि आई की जो वैल्यूज है, आई तो बेटा मुझे क्लियरली पता है कि आई की वैल्यूज है 1 2 4 अप टू √10, ठीक है, तो मुझे पता है ये लॉग एन नंबर ऑफ टर्म्स होती है, लॉग ऑफ √10 इनफैक्ट आप वो भी कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये एक और बात, ये नंबर ऑफ टर्म्स लॉग एन नहीं होती, ये लॉग ऑफ √10 होती है। तो एक बार देखते हैं क्या लास्ट क्वेश्चन में जो हमने अप्रोक्सीमेशन मार दी वो सही थी या नहीं थी, क्योंकि ये देखो लॉग ऑफ √10 टर्म्स है, ठीक है, x इक्वल टू लॉग एन अगर मैं कहता हूँ ऐसा है, तो लॉग ऑफ √10 मेरी नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, तो एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा, ये लॉग एन नहीं है, ये लॉग ऑफ √10 है, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यस मैंने गलत लिख दी बच्चों। एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे सरासर गलत कर दिया, इसको सॉल्व करते हैं एक बार, मैं आपको समझाता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि अप्रोक्सीमेशन स्टार्टिंग में नहीं करनी चाहिए, अप्रोक्सीमेशन एंड में करनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या गलती की थी, ये देखो मैंने ये बताया था इस कोड में कि बाहर वाली चीज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन है, ठीक है, इंडिविजुअली वो लॉग √10 है बाय द वे, पर उसको हम लॉग एन कह देते हैं, हाफ लॉग एन, बट वट एवर इट इज, हाफ लॉग एन है या जो भी है। बात ये आती है कि भाई आई मेरा यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, तो ये देखो मेरा सम ये है 1 2 से लेकर √10 श्योर, लेकिन ये नंबर ऑफ टर्म्स लॉग एन नहीं है, वो लॉग ऑफ √10 है, नंबर ऑफ टर्म्स है मेरी लॉग ऑफ बेस 2 के साथ √10। अब ठीक है, लॉग ऑफ √10 को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ n की पावर 1/2, जिसको हम कह सकते हैं हाफ लॉग एन, यस ट्रू, लेकिन हाफ लॉग एन ही मेरी टर्म्स है। अब डिफरेंस बहुत आएगा इसमें, क्यों, हाफ लॉग एन मेरी टर्म्स है, लॉग एन नहीं है, या लॉग ऑफ √10 है, तो यहां पे मैं जो अपनी नंबर ऑफ टर्म्स लिख रहा था तो लॉग एन नहीं लिखूंगा बेटा, यहाँ पे हाफ लॉग एन लिख दूंगा या लॉग ऑफ √10 लिख दूंगा। तो जब 2 log 2 √10 आएगा तो ये आंसर भी बेटा मेरी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स √10 - 1 है, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी √10 होगी, जिसमें डिफरेंस होता है डेफिनेटली, ठीक है। तो √10 इज नॉट इक्वल टू n इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ध्यान रखना, ऐसे में ही कभी कभी अप्रोक्सीमेशंस में दिक्कत आ जाती है। देखो लॉग ऑफ √10 और लॉग एन सेम होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि हाफ, ये देखो लॉग ऑफ √10 हाफ लॉग एन होता है, लेकिन n और √10 में बहुत फर्क है, उसमें हम ये नहीं लिख सकते कि √10 तो आधा होता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये मिस हो गई थी मेरे से, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ √10 है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब इसके ऊपर आते हैं, ऑलमोस्ट सेम मैं कह रहा था। सबसे पहले तो यहाँ टोटल बाहर मेरी अगेन लॉग ऑफ √10 नंबर ऑफ टर्म्स है मेरी, ठीक है, इतनी टर्म्स है मेरी यहाँ पे, इतनी मेरी आई की वैल्यूज है। अब एक बार देखते हैं, जे एन से शुरू होगा, हमेशा आई से बड़ा होगा, और जे माइनस माइनस, मतलब अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे होगा मेरा एन से शुरू हो रहा है, एन n-1 अप टू 2, क्योंकि आई से बड़ा होगा, ठीक है। अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 से लेकर n है तो n-1 टर्म्स है, 1 से लेकर n होती तो n टर्म्स होती, ठीक है। सिमिलरली अब i बन गया 2, i तो ये बनेगा, तो j जाएगा n-1 अप टू 3 तक जाएगा, 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये मेरी n-2 एक टर्म कम हो गई। फिर जब i 4 है तो 2 और टर्म कम हो जाएगी, j इज इक्वल टू n-1 अप टू 5 तक जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन i है, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, n-4 आप कह सकते हो। क्यों भाई, आप ये भी कह सकते हो ना कि यहाँ पे सिर्फ 1 नहीं है वरना n होती, यहाँ पे 1 और 2 नहीं है इसलिए 2 टर्म्स हट गई, यहाँ पे 5 से लेकर n है तो 1 2 3 4 गायब है, तो n-4 नंबर ऑफ टर्म्स है। सिमिलरली नीचे आते आते आते, आते तक लास्ट i की वैल्यू है √10, लास्ट i की वैल्यू है √10, तो j होगा मेरा अगेन n-1, j 1 से कम हो रहा है, अप टू लास्ट टर्म ये √10 जो भी i की वैल्यू होती है, ठीक है, +1 एक ज्यादा तक रहेगा। तो आप क्या कह सकते हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे ये कितनी हो गई, n-√10, ऑब्वियसली ना, जो ये नंबर है ये देखो, अगर i1 है तो n-1 जा रहा है, i2 है n-2 टर्म्स है, i4 है n-4 है, i8 है n-8, तो i अगर √10 है तो n-√10 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हुए कि जितनी j की वैल्यूज हो रही है तो j की वैल्यूज हो रही है इतनी प्लस इतनी प्लस इतनी प्लस इतनी अप टू ये, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स √10 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस है मेरे n-1
ब्रैकेट में ले रहा हूँ मैं प्लस n-2 प्लस n-4 प्लस n-8 प्लस n-8 एंड सो ऑन अप टू n-√10। जहां पे जो ब्रैकेट्स है ये कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 4 8 √10। तो सबसे पहले तो n कितनी बार आ रहा है, √10 टाइम्स तो n आ रहा है, n को प्लस प्लस कर दो, n प्लस n प्लस n प्लस n अप टू ये आ रहा है, फिर -1 + 2 + 4 8 + 8 प्लस अप टू √10। तो ये भी √10 नंबर ऑफ टाइम्स है, ये भी √10 नंबर ऑफ टाइम्स है। तो n√10 आ गया सबसे पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके। इसको थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं बेटा, इसको थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो कॉपी, ये देखिए पेस्ट। तो ये सीन है, ये सीन है, ये मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये तो हो गया n√10, n मल्टीप्लाइड बाय √10, ठीक है। ये n की पावर 3/2 माइनस ये कितना था, हमने जस्ट अभी निकाला है बेटा, ये सम 1 से लेकर √10 तक का सम हमने जस्ट अभी निकाला है, √10 आता है 1 से लेकर √10 तक का सम हमने जब अब जस्ट अभी निकाला है, मल्टीप्लाई 2 होते होते ऑफ कोर्स 1 + 2 + 4 + 8, ये आ रहा था मेरा √10 - 1, ठीक है। अभी अभी आपने देखा था जब यही मेरा रह गया था, ठीक है। तो ये √10 - 1 था, तो -√10 - 1 तो +1 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट था। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप सब जानते हो, 1 को हटा दो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n√10 - n। ऑब्वियसली आप इसको भी हटा दो क्योंकि ये बहुत छोटी टर्म है, n की पावर 3/2 बड़ा होता है, तो आप सिंपल कह सकते हो बिग O ऑफ n की पावर 3/2 और बिग O ऑफ n√10। दिस इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसे ढंग से एक बार वापस से देखो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, चेंज है इसमें, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और लास्ट में क्या है ऐसा, अच्छा लास्ट वाला भी बढ़िया है, ठीक है, लास्ट तो होमवर्क दे देंगे आपको। तो लास्ट अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद एक होमवर्क है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। आई मेरा 2 से शुरू हो रहा है, 1 से नहीं हो रहा, पहली बार मैं देख रहा हूँ, कुछ चेंज है, चलो कोई नहीं। n तक जा रहा है, चलो कोई नहीं, वो भी देख जानते हैं हम। i मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू आई। अब ऐसा हमने कभी नहीं देखी कंडीशन, हमने देखी है i प्लस प्लस, हमने देखी i इज इक्वल टू आई प्लस 1, सेम थिंग। फिर हमने देखा i मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू 2, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर हमने देखा i प्लस इज इक्वल टू आई, सेम थिंग, i मल्टीप्लाई बाई 2 होता है। फिर हमने i डिवाइड बाई इक्वल टू 2 भी देखा है कि अगर n से शुरू होकर n/2 n/4 हो रहा है। i मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू आई नहीं देखा, तो ये इसका क्या बिहेवियर रहेगा पहले ये देखते हैं। i की वैल्यूज है 2, अगली वैल्यू कितनी होगी, अगली वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आ गया। अब ध्यान रखना ये 2 4 8 नहीं है, नहीं 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 नहीं, अगली वैल्यू कितनी होगी, 4 मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू 4। समझना, वैल्यू को अपने आप से मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट टर्म आ गई। अब 4 को अपने आप से मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट टर्म आ गई 16। अब 16 को अपने आप से मल्टीप्लाई करो, 256। तो आई की ये सारी वैल्यूज है बेटा, आई की ये वैल्यूज बन रही है 2 4 16 256 एंड सो ऑन। ये तो दिक्कत की बात है। अप टू n, मान लेते हैं कि लास्ट टर्म n है, मुझे नहीं पता क्या है, तो ये आई की वैल्यूज है, बस सिंगल लूप है, और सिंगल लूप नेस्टेड वेस्टेड नहीं है। लग रहा होगा ना मुश्किल, नहीं नहीं नेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग खराब हो जाएगा आप इसको इस क्वेश्चन में। अब एक बार मैं कहता हूँ वीडियो को पॉज करो, मैं नहीं चाहता मैं रट्टा करवाऊँ, इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं कहता हूँ वीडियो को पॉज करो, मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया कि आई क्या हो रहा है। आई मेरा 2 4 16 256, फिर 256 का स्क्वायर होगा नेक्स्ट टर्म, मुझे नहीं पता इसकी कितनी वैल्यू होती है, और फिर ये 256 के स्क्वायर का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर ये का स्क्वायर ये, आई मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू आई को मैं ये कह सकता हूँ आई इज इक्वल टू आई इंटू आई। तो इसका मैथमेटिकली मतलब है कि आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई करते रहो उसी नंबर से, ठीक है। तो ये वाला सीन मुझको दे रखा है यहाँ पे। अब आपके हिसाब से क्या हो सकता है इसका आंसर, एक बार सोच के देखो, ठीक है। 2 की पावर अगर आप बनाने की कोशिश करोगे कि यार अगर मेरा n जो है इसको मैं कोई 2 की पावर x ले लूं तो प्रॉब्लम आएगी, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा आपसे। क्यों, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं बैठेगा, ठीक है। आई होप आपने खुद ट्राई किया होगा कुछ कुछ, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, अब तो मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। तो देखो आई की मेरी वैल्यू हो रही है 2 4 16
256, फिर 256 इंटू 256, फिर जो भी ये वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर अप टू n। अब अगर मैं n को 2 की पावर x लेने की गलती कर दूं, मतलब गलती क्या, कुछ तो करेंगे ही, 2 की पावर x कुछ तो लेंगे, फिर ये x हम निकाल कैसे पाएंगे, क्योंकि ये तो ये है, देखो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, 256 क्या होता है, चलो 2 की पावर्स में रखने की कोशिश करते हैं। 256 होता है 2 की पावर कितनी, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 8 होता है। यस, 2 की पावर 532, 64, 128, 256, फिर 512, फिर 1024, तो ये 2 की पावर 8 है। तो क्या आपको नजर आ रहा है ये कितना होगा, 256 इंटू 256, 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8, 2 की पावर 16। यस, चलो हमने गलती तो नहीं की, अब टू 2 की पावर x। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, ये जो पावर्स है, ऐसे क्वेश्चन आपने 100% मैथमेटिक्स में किए होंगे अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हो, और आपने क्वेश्चन 100% सॉल्व कर लिया होगा अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हो थे, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं भी हो तो। हमारी ऐसी टर्म्स है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 8, 16 अप टू x। तो मैं देख रहा हूं, ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये 1, 2, 3 2 की पावर्स में है, ये एक जीपी नहीं है, दिस इज नॉट अ जीपी, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी सीरीज है, अगर मान लो आपको इसका सम भी निकालना होता तो आप निकाल लेते कुछ ना कुछ करके। ये एक ऐसी सीरीज है जहां पे पावर्स जीपी में है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। ये एक ऐसी सीरीज है जहां पे पावर्स जीपी में है, 1, 2, 4, 8, 16 x। तो मैं x निकाल सकता हूं यहां से, टेंशन मत लेना। एट दी एंड देखो, मेरे को ध्यान रखना, मेरे को निकालनी है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, वही मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, नंबर ऑफ टर्म्स। मुझे नहीं पता लूप कितनी बार चलेगा एन के रेस्पेक्ट में, मेरे को बताना है लूप कितनी बार चलेगा, ठीक है, मुझे पता नहीं। और तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, तो 1, 2, 4, 8, 16, तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स मेरी होगी इतनी, 1, 2, 4, अगर मैं ये वाली सीरीज बनाऊँ 8, 16, ठीक है, अप टू x। तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स ये है, अब इसको भी कुछ मान लेते हैं, x जो है ना, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स ये है वही मेरा आंसर है। अब मान लेते हैं कि यार ये मेरी ऑलमोस्ट इक्वल टू टी टर्म्स है, कुछ होगी टी या कुछ रख लेंगे उसको, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, प्लीज समझना, x नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है मेरे क्वेश्चन में, x मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, देखना, बिग O ऑफ x इज नॉट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, प्लीज इसे ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। बिग O ऑफ x दूसरे में थी जब 1, 2, 4 i की वैल्यू थी, अब i की वैल्यू एक जीपी नहीं है, ऐसी सीरीज है जिसकी पावर जीपी में है, ठीक है। तो एक बात बताओ, मुझे अब ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, मुझे नहीं पता, मान लेते हैं ये टी नंबर ऑफ टर्म्स है, मान लेते हैं ये टी नंबर ऑफ टर्म्स है, अभी मुझे कुछ नहीं पता। और एक और चीज, 2 की पावर x भी n थी, मैंने n को पहला सब्स्टिट्यूशन क्या लिया था, n को मैंने 2 की पावर x मान लिया था, ध्यान रखना इस बात का, ये नहीं भूलना हमें। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये टी टर्म्स है, अब मैं आराम से x को निकाल सकता हूँ। ये तो पुराना क्वेश्चन बन गया हमारा, ये तो पुराना क्वेश्चन बन गया, जब n था मैं उसको 2 की पावर x मान लेता था, x को मैं 2 की पावर कुछ मान सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 1, 2, 4, 8, 16 ये तो 2 की पावर्स है, तो ये भी कुछ होगा, x मेरा कुछ होगा, इसको मैं कह सकता हूँ 1, 2, 4, 8, x मेरा कुछ होगा 2 की पावर t ऑलमोस्ट। तो ये टोटल कितनी टर्म्स बन जाएगी, 2 की पावर 1, 2, 3 अप टू t+1 टर्म्स कह सकते हो आप, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये t+1 टर्म्स है, एक ही बात है, देखो यार ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको सबसे पहले तो यार ये बना दिया, ठीक है। मैं कह सकता हूँ 1, 2, 4, 8, x कुछ होगा 2 की पावर t, 2 की पावर्स में से है क्योंकि पक्की बात है। अब अगर ये 2 की पावर्स में से है तो ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, 3 अप टू t, और एक और 1 भी एक्स्ट्रा, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये टोटल t+1 टर्म्स है, ये टोटल t+1 टर्म्स है, जिसको मैं कह सकता हूँ t टर्म्स है, ठीक है, एक ही बात है। तो मेरा आंसर निकल गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए थे तो वो आ गई बिग O ऑफ t। लेकिन अभी बहुत कुछ सॉल्व करना है, अभी निकली नहीं है, मेरे को n के टर्म्स में निकालनी है, समझ रहे हो कितनी टर्म्स है ये, 2, 4, 16, 256। तो अगर मैं बोलूँ 2, 4, 16, 1, 2, 3, 4, तो मैं ये भी कह सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, इतनी ही टर्म्स बैठ रही है, बस उसको अलग तरीके से लिख रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, बस पावर्स को लिख दिया मैंने, पावर्स को लिख दिया, क्योंकि मेरे को तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, उससे मतलब है। तो नंबर ऑफ टर्म्स मैंने देखी यहाँ पे, तो टी नंबर ऑफ टर्म्स कह रहा हूँ, जहाँ पे टी क्या है, अब टी है ये, मैंने एक्स को 2 की पावर टी बोला था, बेटा समझो, तो बेटा टी हो गया log x,
ये तो बिल्कुल इसकी तरह है। ये देखो, अगर मैं x को 2 की पावर n को 2 की पावर x कहता हूं, समझो, तो यहां से x हो जाता है log n। इसको समझना, अगर x मेरा 2 की पावर n है, मतलब n मेरा 2 की पावर x है, तो x log n होता है। तो अगर x मेरी 2 की पावर t है तो t log x हो जाएगा। अब देखना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी, थोड़ी मैथ लगाते हैं। ठीक है, मेरी निकल चुकी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो बिग ऑफ t है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ t इज इक्वल टू बिग ऑफ t क्या है, 2 की पावर x था, t 2 की पावर x नहीं था बेटा, log x था। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन क्या की थी, ट्रांसफॉर्मेशन की थी कि मैंने n को पहले 2 की पावर x बनाया था, x को मैंने 2 की पावर t बनाया था। x को 2 की पावर t बोलता हूं तो t इज इक्वल टू लॉग x, और हमारा x इज इक्वल टू लॉग n होता है। तो t इज इक्वल टू लॉग x। अब बताओ x क्या होता है, इसको भी ब्रैकेट में ले लेंगे, x तो log n होता है, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, बिग ऑफ लॉग ऑफ, अब x क्या है, अपने आप में log n है। तो ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, पहली बार, बहुत भयंकर है। बिग ऑफ लॉग एन, या फिर आप इसको लॉग एन भी कह सकते हो, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। बिग ऑफ लॉग एन, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। थी ना जबरदस्त? एक बार थोड़ा सोच विचार करो इस क्वेश्चन पे यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये मजाक नहीं है, बहुत वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस में से आता है ये, सही बताऊं तो। ठीक है, सारे लोग नहीं कर पाते, मैं जानता हूँ, मेरी मैथ्स अच्छी थी तो मैंने कर लिया था एक बार में इसको सॉल्व। सब नहीं कर पा रहे थे इसको, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पा रहे थे। एक हमारा इंटर्न था जो कि गूगल में था, ठीक है, तो उससे भी एक बारी में नहीं हुआ था। तो अगर आपसे नहीं हुआ तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको बस सोच समझ के करना है कि ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि आई क्या हो सकता है, इसका मतलब समझा पहले तो हमने, फिर आई मैंने देखा क्या हो सकता है, आधी कहानी वहाँ ख़त्म हो गई। अब मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी, मैंने देखा आई की वैल्यू 2 की पावर्स में तो है, लेकिन वो पावर्स भी 2 की पावर्स में है, पावर्स 2 की पावर्स में है। ठीक है, फिर जितनी नंबर ऑफ टर्म्स ये है उतनी नंबर ऑफ टर्म्स ये है, एक ही बात है। तो हमने x को फिर 2 की पावर t मान लिया। ठीक है, तो दिस इज द सीन, ऐसे हम करते हैं। अगला क्वेश्चन यार आपका होमवर्क है, इसमें थोड़ा सा चेंज है बस। चेंज क्या है, वही i2 से शुरू हो रहा है, ठीक है, वही मेरा i मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू आई हो रहा है, तो यानी कि i की वैल्यू है, i तो वैसे ही गंदी सी वैल्यूज ले रहा है। ठीक है, मेरे i की वैल्यू है 2 4, फिर 4 का स्क्वायर 16, 256, ये सभी है। लेकिन बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, i इंटू आई लेस देन एन, तो ये इसका मतलब होता है i लेस देन रूट एन होता है। ठीक है, आई स्क्वायर लेस देन एन, आई लेस देन रूट एन। तो यहाँ पे बस n की जगह दिक्कत चेंज ये है कि रूट एन है, बाकी आप खुद सोचो कि i की जगह अगर रूट एन है तो इससे क्या डिफरेंस क्रिएट होगा, अगर होगा तो। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नहीं है। ठीक है यार, इसको खुद सॉल्व करो, आई होप आपसे हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो रुको रुको रुको, जाओ मत प्लीज़, प्लीज़ मत जाओ। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, प्लीज़ यार कमेंट्स में लिख दो यूट्यूब पे, भाई कमेंट्स में लिख दो यार, अगर ये पेन चल जाए तो मज़ा आ गया। इससे मेरे को ये समझ आ जाता है कि यार आपने मेरा लेक्चर पूरा देख लिया और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो कमेंट्स में प्लीज़ ये लिख देना, प्लीज़ अगर आप कमेंट नहीं भी करते हो तो ये लिख देना। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, बाय।